हेलो प्यारे बच्चों। तो चलो यार, आज हम लोग अपने मोल कॉन्सेप्ट पार्ट को फिर से कंटिन्यू करते हैं। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यार बता देता हूं फिर से एक बार कि आप लोग यार 10th से 11th में आए हो और एक माइंड सेटअप होता है यार बच्चों का कि केमिस्ट्री में केवल रिएक्शंस ही होते हैं यार, सब कुछ रटना ही होता है, दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है यार। ऐसा सोच रहे थे यार, बिल्कुल गलत है। क्योंकि केमिस्ट्री में भी आपको यार ऑलरेडी देख रहे हो, तुम लोग मूल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो तुम लोग भी समझ गए हो यार, केमिस्ट्री में रटना नहीं है, यहाँ भी हमें चीजों को समझना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा, तभी जाकर केमिस्ट्री में मजा आएगा। ठीक, और मैं यार जैसा कि हर चीजों को अच्छे से अपनी तरफ से बेस्ट वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ और उम्मीद है यार आप लोग भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप लोगों को मजा आ रहा होगा केमिस्ट्री में पढ़ने में। और इस लेक्चर में आने से पहले यार मैं क्लियर कर देता हूं कि यदि कोई फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं और तो इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ये जो लेक्चर है यार अपने प्रीवियस लेक्चर से लिंक्ड है। ठीक, तो हाँ एक और चीज यार, आपको बहुत पहले प्रीवियस वीडियोस में जाने की जरूरत नहीं है, आप लेक्चर नंबर 5 जो मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 5 है वहां से स्टार्ट कर सकते हो। उस लेक्चर से ही ये सारा का सारा अपना रिलेटेड है टॉपिक जो भी है। ठीक, तो इसलिए यार जो फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हो यार, जाकर एक बार वहां से आप वीडियो देखना स्टार्ट करो तो आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आएगी। तो चलो यार अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि यार अभी हम लोग मोल टर्म पे बेस्ड ही कुछ कैलकुलेशन कर रहे थे और मोल को कैलकुलेट करने के लिए मैंने बताया था कि हमें 3 फार्मूला यूज करना पड़ेगा। और ऑलरेडी यार मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था यार वो फार्मूला आया कैसे, ठीक, उस फार्मूला को किस तरह से डिराइव किया गया, ये सब चीज ऑलरेडी यार मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो इसलिए यार आगे आप लोग ये मत पूछना कि ये फार्मूला आया कहां से, ये फार्मूला आप अप्लाई क्यों कर रहे हो। तो यार ऐसा उम्मीद है कि आप लोग ना सोचोगे ना सवाल करो, क्योंकि ऑलरेडी यार पहले मैं इसे क्लियर कर चुका हूं। तो अभी हम लोग आज की क्लास में फिर से केवल प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम करेंगे। ठीक यार, देखिए फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं, आपको इसमें कॉन्सेप्ट कम मिलेगा, थ्योरी कम मिलेगा, आपको प्रॉब्लम ज्यादा मिलेंगे करने को। ठीक, तो इसलिए यार अपना भी माइंड सेटअप तैयार कर लो कि यार अपने को न्यूमेरिकल से छुटकारा तो इस चैप्टर में मिलने वाला नहीं है। ठीक, तो चलिए यार आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो यार यहाँ पे देखो यार क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, 2 क्वेश्चन दिख रहा है, आपको वीडियो पहले पॉज करना एंड देन खुद से सॉल्व करना। ठीक, और मैं इधर आप लोगों को समझाता हूं कि यार ये क्वेश्चन करना आखिरकार कैसे। ठीक, आप लोग यार पहले क्या करो, खुद से सॉल्व करो, नहीं बना तो आप लोग हमारे सॉल्यूशन पे आओगे। चलो यार अब देखते हैं सवाल को किस तरह से करते हैं। हाँ, आपका यदि मान लो यार बन जाता है, आंसर आ भी जाता है, तो भी आप लोग सॉल्यूशन जरूर देखो। हो सकता है यार मेरा बनाने का मेथड और तुम्हारा बनाने का मेथड में कुछ डिफरेंस हो सकता है यार कुछ नया सीखने को मिल जाए मेरे से। ठीक, तो इसलिए यार आप लोग जिस भी मेथड से बनाए हो यार कोई बात नहीं, आप लोग यार एक बार मेरे मेथड को भी जरूर देखना। ठीक, तो चलो यार हाँ मैं दोनों क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है ना, मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूं, उसके बाद आप लोग स्टार्ट हो जाना। क्या है, द एटॉमिक वेट ऑफ 2 एलिमेंट्स ए एंड बी आर 20 एंड 40 रेस्पेक्टिवली। ठीक, 2 एलिमेंट है ए एंड बी और दोनों का एटॉमिक वेट दिया हुआ है, ए का 20 बी का 40। इफ x ग्राम ऑफ ए कंटेन y एटम, ए के x ग्राम में यानी ए का x ग्राम लिया गया है और उसमें एटम्स कितने हैं इसके, y एटम्स हैं, यानी ए के x ग्राम में y एटम्स है। तो बताना है क्या है आपको, हाउ मेनी आइटम्स आर प्रेजेंट इन 2x ग्राम ऑफ बी, मतलब बी के 2x ग्राम में कितने आइटम्स होंगे आपको ये बताना है। और आंसर जो आएगा ना यार वो इसी के टर्म में आना चाहिए, किसके टर्म में, y के टर्म में आना चाहिए। x ग्राम में यदि y आइटम है तो 2x ग्राम यदि b का लेते हैं तो कितने आइटम्स होंगे, तो इन टर्म्स आपको y आंसर बताना है। ठीक, ये अंडरस्टूड है। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ तो यार आपको ऑप्शन मिल जाएगा, मैंने इसे ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है यार, मैं देखिए यार 2 क्वेश्चन है, दोनों मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, द रेशियो ऑफ मास ऑफ O2 एंड N2 ऑफ अ पर्टिकुलर गैसेस मिक्सचर इज 1:4। देखिए 2 गैसेस का एक मिक्सचर है, किस किस गैसेस का मिक्सचर है, O2 एंड N2 का, और दोनों का रेशियो जो दिया है वो 1:4 दिया है। आगे आपको बताना क्या है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स इज, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो क्या होगा उनके बीच वो बताना। देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, 1:4, 7:32, 1:8 एंड 3:16, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप है यार, आप लोग देखो यार ये इसमें कोई भी कुछ नया आप अप्लाई नहीं करने वाले हैं, इसलिए यार जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो ना जरूर एक बार लास्ट वीडियो को देख ले। ठीक, क्योंकि यार यहाँ मैं अब फिर से उस चीज को एक्सप्लेन नहीं करूंगा जो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक, तो चलिए यार अब बनाएंगे इस क्वेश्चन को किस तरह, तो आप लोग यार इस मेथड को चलो देखो। द एटॉमिक वेट ऑफ 2 एलिमेंट्स ए एंड बी आर 20 एंड 40। देखिए मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ए का एटॉमिक वेट दिया है 20, बी का एटॉमिक वेट दिया है 40। ठीक, पहले यार क्वेश्चन में जो गिवन है ना उसको अपने क्वेश्चन में लिख लिया करो, इससे क्या होता है यार तुम्हें आइडिया मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया था यार किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, किसी भी क्वेश्चन को, खासकर यार मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट नहीं बोलूंगा यार, वो केमिस्ट्री ले लो, फिजिक्स ले लो, मैथ्स ले लो, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो सबसे पहला काम होता है जिस चीज को कैलकुलेट करना है उसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे यार उसको लिख डालो, उसके बाद अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपको आगे उस क्वेश्चन में करना क्या है, सब कुछ यार अपने आप क्लियर हो जाएगा।
तो फिर दिमाग लगाना तुमको कम दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक। तो चलो यार देखते हैं इसमें कैलकुलेट आखिरकार करना क्या है। इफ x ग्राम ऑफ ए कंटेन y एटम्स, देख यार x ग्राम ऑफ ए में कितने एटम्स है, a के y एटम्स है। हमें बताना क्या, 2x ग्राम ऑफ b कंटेन्स 2x ग्राम ऑफ b में कितने एटम्स होंगे, ये चीज हमें बताना है, ठीक। तो आपको यार पहले मैंने क्या बोला, आपको जो चीज कैलकुलेट करना है उसके लिए पहले फॉर्मूला लिख डालो। तो चलिए यार मैं भी वही काम करता हूं। B का मास ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना है 2x ग्राम। बताना क्या है, नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा। अब यार तुम लोग बताओ नंबर ऑफ एटम्स का मतलब क्या। तो यार मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए 3 फार्मूला बताए थे। फर्स्ट फार्मूला था n इक्वल टू W बाय m, सेकंड फार्मूला था n इक्वल टू P अपॉन NA एंड थर्ड फार्मूला था n इक्वल टू V अपॉन 22.4। ये 3 फार्मूला था। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे मास है और यहाँ पे क्या नंबर ऑफ एटम्स। मतलब याद आ रहा होगा यार तुम लोगों को, अब फर्स्ट एंड सेकंड को आपस में रिलेट करना है। यहाँ पे यदि मैं फर्स्ट एंड सेकंड को रिलेट करूं तो यहाँ पे मैं क्या एक्सप्रेशन लिख, देखो यार ये b है ना, यहाँ पे मैं फॉर b के लिए एक्सप्रेशन लिखता हूँ, ठीक। फॉर b में क्या लिख सकता हूँ, W बाय m इक्वल टू P अपॉन NA। अब यहाँ पर ध्यान से देखना यार, ये जो W है क्या मास है, वेट है, m क्या है एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल रहा तो मॉलिक्यूलर मास है, P क्या है नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और Na क्या है वो यार एवोगाड्रो कांस्टेंट है, फिक्स होता है। अब बात आती है यार यहाँ पे हम ये जो फॉर्मूला लगा रहे हैं किसके लिए लगा रहे हैं, B के लिए लगा रहे हैं। तो यहाँ पे वेट के जो मास है वो भी किसका लेंगे, B का लेंगे। अरे इस चीज को ध्यान रखना तुम लोग। M क्या होता है एटॉमिक मास, यहाँ पे B क्या एटम है ना, तो इसलिए एटॉमिक मास कर देंगे। और किसका एटॉमिक मास पुट करना होगा, B का पुट करना होगा यार, B के लिए लगा रहे हैं। P क्या है नंबर ऑफ एटम्स, किसका नंबर ऑफ एटम्स होगा यार, अगेन B का होगा। क्यों, क्योंकि यार B के लिए फार्मूला लगा रहे हैं। और Na यार किसी के लिए भी ले लो 6.02 into 10 to the power 23। हाँ, और प्रॉब्लम बनाने के लिए यार आपको Na का क्या वैल्यू लेना है, 6 into 10 to the power 23। 6.022 एग्जैक्ट वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, ठीक। चलिए अब देख यार तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा देखकर कि यार B का 2x ग्राम दिया हुआ है W के जगह पे। चलिए यार मैं देखो यहीं पे करते चलता हूँ, ठीक है ना। W का वैल्यू कितना दिया 2x ग्राम, M का वैल्यू कितना पुट करूंगा यहाँ मैं खुद से बताया तुम लोग। M किसका पुट करना होगा, B का एटॉमिक मास गिवन है कि नहीं है यार, बिल्कुल दिया है तो पुट करो। सोचना क्या है, 40 पुट किया P अपॉन NA। क्लियर, हमें निकालना क्या था नंबर ऑफ एटम्स ऑफ B, यही कैलकुलेट करना है। तुम्हें लग रहा है देखकर यार यहाँ से तो आंसर आ गया, P इक्वल टू क्या आ गया, P इक्वल टू यहाँ से इसको उड़ा देता मैं, ठीक है ना, जो उड़ रहा है उसको उड़ा दे, x बाय में 20 इंटू NA, ठीक। तो ये P का वैल्यू आ गया। लेकिन यार एक चीज ध्यान रखना, अभी तुमको मैंने बोला था ये x के टर्म में आया, जबकि आंसर किसके टर्म में निकालना है, y के टर्म में निकालना है। मतलब x ग्राम ऑफ A में y एटम था तो B के 2x ग्राम में कितने एटम होंगे। देखो यार B के 2x ग्राम में कितने एटम्स होंगे, ठीक। तो यार हमें तो y के टर्म में आंसर निकालना पड़ेगा, यहाँ पे x के टर्म में आ रहा है P का वैल्यू। तो चल यार x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर लेते, पुट कर देंगे यार, आ जाएगा आंसर, समझ रहे हो। चलिए यार अब देख तुम लोग अब कैसे करेंगे। तो यही फॉर्मूला में फिर से देखो यार, x ग्राम ऑफ A में हमें पता है ना y एटम्स है, तो एक काम करो फॉर A के लिए इसी चीज को अप्लाई कर दो। यदि मैं A के लिए चीज अप्लाई करूं तो W बाय M इक्वल टू अगेन P बाय NA। देखना यार तुम लोग ध्यान से इधर देखना, तुम लोग का टाइम ओवर हो चुका है। W का वैल्यू क्या हो जाएगा x। अब देखिए ये A के लिए लगा रहे हैं, A का x ग्राम है और M का वैल्यू क्या हो जाएगा A के लिए 20। P का वैल्यू क्या हो जाएगा यार बता, P क्या है नंबर ऑफ एटम्स किसका A का, और A का कितना एटम्स दिया y, पुट कर दे यार, क्या सोचना है P अपन ने। तो यहाँ से अच्छा यहाँ पे P का वैल्यू मैं y पुट कर सकता हूँ ना, बिल्कुल यार कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A हमें पता है, तो इसलिए यहाँ पे पुट कर दिया y अपॉन NA। तो यहाँ से मैं x को क्या लिख सकता हूँ, y अपॉन NA इंटू 20। बता यार इसमें कोई दिक्कत है, x को मैंने ये कैसे लिखा, इसमें तो यार उम्मीद है कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। यदि कोई भी दिक्कत नहीं है तो अब नेक्स्ट क्या करना है, अपने को नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ B निकालना है ना। तो B में x बाय 20 इंटू NA, x के जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर दूं यार, बिल्कुल कर देता हूं। देखो यार आंसर किस तरह से आ जाएगा, यूं ही निकल कर आ जाएगा, P इक्वल टू x अपॉन 20 इंटू NA। तो x के जगह पे मैं क्या रखूंगा, y बाय NA इंटू 20 और फिर इंटू NA अपॉन में फिर क्या आ जाएगा 20। समझ में आ रहा क्या किया मैंने, ये x है, y इंटू 20 बाय NA, ये x के जगह पे लिखा, बाय में 20 और इंटू में NA, बाय में 20 इंटू में NA। हो गया क्लियर। अब दिख रहा है यार NA उड़ाओ 20 उड़ाओ, P इक्वल टू क्या आ गया y। इसका मतलब ये हो गया कि B के
2x ग्राम में कितने आइटम्स आएंगे, तो y आइटम्स आएंगे। समझ में आया आप लोगों को? उम्मीद है यार तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं समझ में आया तो यार मैं फिर से एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जल्दी से तुम लोग देख लेना इधर। ए का एटॉमिक मास 20, बी का एटॉमिक मास 40, ये गिवन था। हमें पता था ए के x ग्राम में y आइटम से, बताना था बी के 2x ग्राम में कितने आइटम होंगे। ठीक, तो सबसे पहला मैंने काम बोला था कि जिस चीज को फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है, उसके लिए फॉर्मूला लिख लो। तो यार यहाँ पे 2x ग्राम ऑफ बी में कितने आइटम्स होंगे, हमें ये फाइंड करना था। तो मैंने बी के लिए 2x ग्राम में कितने आइटम्स होंगे ये फॉर्मूला लिखा। कैसे, तो ये वेट दिया, हमें नंबर ऑफ आइटम्स निकालना था, तो वेट और नंबर ऑफ आइटम्स के बीच रिलेशन आ गया, W/m = P/NA। देखिए यार इस क्वेश्चन को और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन मुझे लगता है यार ये सबसे सिंपलेस्ट वे है। ठीक, ये सब यार मैं तो मतलब समझाने के लिए इतना लंबा चला गया, नहीं तो यार 2 लाइन में आ जाएगा, 2 से 3 लाइन में ये आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, मैं बस एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए इतना बनाया हूँ। ठीक, देखो यार जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ अलग अलग बुक से, ठीक, तो इसीलिए आप लोग इधर उधर ज़्यादा आप लोग को जितना प्रैक्टिस दिया जाएगा ना उतना ही करना है। इसके अलावा लास्ट में खुद ही यार आप लोग मतलब ज़्यादा मतलब एडवांस लेवल पे प्रॉब्लम बनाना चाहते हो यार, एन अवस्थी, नरेंद्र अवस्थी का बुक अवेलेबल है। ठीक, वो आप लोग वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा क्वेश्चंस का कलेक्शन मिल जाएगा। और इसके अलावा 1-2 यार बुक तो मैं खुद ही सेंड किया हूँ तुम लोगों को PDF, तो वहाँ से भी यार डाउनलोड करके बना सकते हो क्वेश्चन। ठीक, हाँ, लेकिन यार जो बेस्ट बुक है यार JEE एडवांस के लिए तो वो एन अवस्थी का बुक है, बहुत ही अच्छा, उसमें आपको क्वेश्चन का कलेक्शन मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे मैं आगे बताता हूँ। तो यहाँ से W का वैल्यू 2x ग्राम था, M का वैल्यू P का यहाँ से निकाल लिया, P का वैल्यू कितना आ गया, x/20 इंटू NA। अब A के लिए हमें ये, अब देखिए यहाँ पे जो आया था x/20 इंटू NA, हमें x के टर्म में आ गया, लेकिन आंसर किस टर्म में लगाना था, y के टर्म में। तो y के टर्म में कैसे, जब हम x को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकेंगे, x को जब y के टर्म में लिख सकेंगे तभी तो हम अपना फाइनल आंसर देंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, अब इसी फार्मूला को a के लिए अप्लाई कर दिया, और a के लिए हमें सब कुछ पता है, मास भी पता है, नंबर ऑफ आइटम्स भी पता है इन टर्म्स ऑफ y। तो मैंने a के लिए यही फार्मूला लगाया, और x का वैल्यू यहाँ से आ गया इन टर्म्स ऑफ y। अब x को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमारा फाइनल आंसर आ गया y। मतलब 2x ग्राम बी में कितने आइटम्स होंगे, बी के y आइटम्स होंगे। ठीक, तो अब यार पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो अब आप लोगों को यार सेकंड क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करना है यार। सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है, उम्मीद यार तुम लोग बना दोगे एक बार में। और सेकंड क्वेश्चन के लिए आपको मात्र 2 मिनट का समय दिया जाता है, ठीक है ना, 2 से 3 मिनट, 3 मिनट के अंदर ये सवाल बन जाना चाहिए। खुद से कोशिश करो वीडियो पॉज करके। चलो यार देखो, अब मैं सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। रेशियो ऑफ मास ऑफ O2 एंड N2 ऑफ अ पर्टिकुलर गैसेस मिक्सचर इज 1:4। देखिए O2 एंड N2 का मिक्सचर है, और उसका जो रेशियो ऑफ मास है वो दिया हुआ है। रेशियो ऑफ मास का मतलब क्या है, रेशियो मास का मतलब W ऑफ O2 एंड W ऑफ N2, इसका रेशियो दिया है। कितना रेशियो दिया है यार, 1:4। वेट ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट ऑफ नाइट्रोजन ये दिया हुआ 1/4। हमें निकालना क्या, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स इज, यानी वेट दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो निकालना है। बहुत सिंपल हो चुका, बहुत सिंपल यार, खुद से कोशिश करके देखना यार कितना आसान हो चुका है। देख जो तुमको मैंने मेथड सिखाया ना अभी, किस तरह से W को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में एक्सप्रेस करना है, यदि ये जानते हो तो यार क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सब हवा हवा में बन जाएगा। देख यार कैसे, मैं इधर बता देता हूँ। W/m = क्या होता है, P/NA होता है। हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो निकालना है ना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का है तो क्या, P, मतलब आपको W को P में एक्सप्रेस कर देना, और यदि एक बार एक्सप्रेस कर दिए हो गया क्वेश्चन का द एंड। देखिए W = मैं क्या लिख सकता हूँ, P/NA इंटू में M। देखिए कहानी हो गया खत्म। यहाँ पे WO2 को मैं लिखूंगा P किसका, O2 का। P कहते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, इस चीज़ को ध्यान रखना यार। N2M, M किसका रखूंगा यार, O2 का, क्योंकि W जब O2 का तो सब कुछ तो यार O2 का ही आएगा। NA किसका आएगा, NA का कोई माँ बाप नहीं यार, वो अपना फिक्स वैल्यू होता है, इसलिए उसके लिए ज़्यादा तुम लोग मत सोचना। WNO2 का बता यार, तो N2 इंटू MO2, और अपॉन में यार देख यार Na आएगा, मैं जगह नहीं मिल रहा है, देख यार Na उड़ जाएगा, ठीक है ना, इतना उड़ाने तुम लोग जानते होगे। ये 1/4 है, ये वैल्यू तो फिक्स है ना। मैं WO2 को इससे रिप्लेस कर दिया, WN2 को इससे रिप्लेस कर दिया। अब यार देख लो, हमें रेशियो ऑफ देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, इस चीज़ को ध्यान रखना तुम लोग। PO2 इंटू MO2 का वैल्यू मैं 32 पुट करूँ। अब यार ये सब बताने की तो ज़रूरत है नहीं, ऑलरेडी यार ये सब तुम लोग जानते ही हो। O2 का, अरे यार यहाँ पे भी O2 आ गया, सॉरी यार सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा। हाँ मैं कहीं गलती करूँ यार तुम लोग बता देना मुझे, क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मेरे से गलती नहीं होगा। हाँ N2 का मास कितना आ जाएगा, 28, ठीक, यहाँ से 1/4। अब क्या करना है यार, अब तो तुम लोग काट छाट करने में माहिर हो। 4 7 जा 4 8 जा, तो यहाँ से PO2/PN2
O2/N2 कितना हो जाएगा, 7 को ऊपर भेज, 7/4 × 8 इधर आ जाएगा, दैट इज 7/8 4 32। तो यही हो गया फाइनल आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, देखिएगा कितना सवाल इजी हो जाता है। तरीके यार और भी हो सकते हैं, ठीक है ना, मैं भी और भी इस सवाल को अलग अलग तरीके से बना सकता हूँ, ठीक, लेकिन यार सबसे जो शॉर्टेस्ट वे होगा ना वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही होगा। ठीक, तो इसलिए यार जैसे भी तुम लोग बनाना चाहते हो सकता है पहले रेशियो में 1:4 है, 1x 4x मान लो, तो मास पता चल गया 1x, N2 का मास पता चल जाएगा 4x, फिर वहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लो, फिर उसी तरह से N2 के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लो, फिर दोनों को डिवाइड कर दो यार, वहाँ से भी सेम आंसर आएगा। ठीक, मेरे अकॉर्डिंग यार सबसे सिंपलेस्ट यही होगा। ठीक, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखिए, अगेन 2 सवाल है। ठीक, पहला ऑब्जेक्टिव टाइप है, सेकंड आपका सब्जेक्टिव टाइप का है। मैं सवाल पढ़ देता हूं यार, उसके बाद आपको खुद से सॉल्व करना है। सवाल क्या है सुन ले यार तुम लोग। 1 atom of an element X weighs 6.643 × 10⁻³ ग्राम। आगे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इन 20 kg इज। यार ये इज के बाद क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना, तुम लोग यार कंफ्यूज मत हो जाना, ये सर ने क्या बना दिया। ठीक है, और 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 4, 4, 40, 100 एंड 500। ठीक, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 22.4, या ए 22.4 है, ठीक है ना, देख रहे सुन ले, 22.4 ml ऑफ H2। ठीक, ये 2 सवाल है। मैं पहला सवाल सॉल्व करता हूँ, तुम लोग अब इधर ध्यान देना, ठीक है ना, आपको तो यार पता ही है क्वेश्चन पहले तुम लोग खुद से सॉल्व करना है। एक बार नहीं बना कोई बात नहीं यार, दूसरी बार सॉल्व करना, दूसरी बार नहीं बना कोई बात नहीं यार, तीसरी बार सॉल्व करना है। कम से कम यार एक सवाल को 3 बार तो अटेम्प्ट करना ही करना है। फिर नहीं बनता यार तो फिर मेरा वीडियो पे आ जाना, नहीं तो यार कोशिश मन कर यार 2 बार 3 बार और एक्स्ट्रा कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि जितना यार खुद से अटेम्प्ट करोगे यार तुम्हारे लिए उतना अच्छा है, क्योंकि यार क्वेश्चन से हार नहीं मानना है। यदि अभी छोटे छोटे प्रॉब्लम में हार मानोगे तो फिर आगे चलकर दिक्कत होगा। इसलिए यार अभी से हैबिट डाल लो कि यार तुमको क्वेश्चन से फाइट करना है। ठीक, क्वेश्चन से नहीं हारना, क्वेश्चन को हराना है तुम्हें, ठीक है ना। और यार एक क्वेश्चन को यार लग जाओगे ना, देख यार एक क्वेश्चन हो सकता है यार 5 मिनट समय ले ले स्टार्टिंग में, देखो यार अभी तुम लोग का इनिशियल स्टेज है, ठीक, तो इसीलिए हो सकता है यार एक क्वेश्चन ना बने तो हो सकता है थोड़ा मॉरल जो है ना वो डाउन हो जाता है। तो यार अपने आप को थोड़ा मतलब बूस्टअप करके कॉन्फिडेंट रखना है, तो इसलिए क्वेश्चन ना बने तो थोड़ा तुरंत मॉरलिटी डाउन नहीं करना है, फिर से यार क्वेश्चन में लग जाना है उसी उत्साह के साथ। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, एक बार यार एक सवाल बन जाएगा ना तो मतलब कॉन्फिडेंस जमीन से आसमान में पहुंच जाता है एक सवाल सही हो जाने पे, ठीक है ना। तो इसीलिए यार कोशिश करना, जान लगा देना यार कि सवाल जो है ना वो किसी तरह बन जाए, और एक बार बन गया तो फिर तुम लोग जमीन पे नहीं रहोगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इस सवाल को देखते हैं किस तरह से बनाएंगे। इजी सवाल है, बना दोगे तुम लोग यार, उम्मीद है सब तुम लोग यार होशियार बच्चे हो। 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट X वे, इतना देख यार, यहाँ पे ध्यान से देखना यार, 1 एटम, एक एटम है X का, और इसका मास दिया है 6.643 × 10⁻23 ग्राम। एक एटम का मास दिया है। अब ये एक एटम को मैं क्या कहूँगा यार, क्या है ये, P का वैल्यू है, क्या है, P का वैल्यू है, P मतलब नंबर ऑफ एटम्स 1, और W का वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना। अब आगे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इन 20 kg, मतलब 20 यदि kg ले लूँ 20 kg तो उसमें कितने मोल्स आएंगे उस एटम के वो बताना है। देखिए यार बहुत आसान हो चुका है सवाल। 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट इतना, तो यार ये मैं फार्मूला लगा WM = P/NA। देखिए हमेशा आपको मैंने फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, हर सवाल में यार रिपीट करूंगा जहां जरूरत पड़ेगा कि यार सबसे पहले तो आपको जो कैलकुलेट करना है, जिस चीज को फाइंड आउट करना है ना यार, उसका फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले काम, जिस चीज को फाइंड आउट करना है उसका पहले फॉर्मूला लिखो, उसके बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा यार आगे हमको क्वेश्चन में करना क्या है। इस सवाल में यार देखते हैं हमें फाइंड आउट करना क्या था, क्या करना था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इन 20 kgs, चाहिए ना, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है ना, और हमें मास दिया है 20 kg। खुद से बता यार, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए क्या, N = W/M, N हमें फाइंड करना है, W पता है 20 kg, 20/M। सही कि गलत है, हाँ बता बता बता, सही कि गलत है, गलत है, कहाँ गलत है, देखिए 20 kg है, इससे पहले भी मैं बताया हूं कि W को जब भी पुट करना है तो ग्राम में पुट करना है, तो यार ये गलती नहीं करना है, गलती से भी ये गलती नहीं करना है, ठीक। तो यहाँ पे 20 × 1000, ठीक, तो ये गलती यार गलती से भी नहीं करना, ध्यान रखना। अब बात आती है यार ये M क्या होगा, क्या क्वेश्चन में कहीं तुम्हें दिख रहा है M का वैल्यू क्या होगा, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो अब आपको यार समझ में आ गया होगा कि आपको दिमाग किस डायरेक्शन में ले जाना। इसीलिए यार मैं बताया कि जब भी किसी क्वेश्चन में कुछ फाइंड आउट करना ना, तो सबसे पहले यार ये देखो कि यार फाइंड आउट आखिरकार करना क्या है। एक बार तुम्हें पता चल जाएगा यार फाइंड आउट क्या करना, उसका फार्मूला लिखो लोगे ना, तो अपने आप तुम्हें आगे का रास्ता दिख जाएगा,
ठीक, यहाँ पे देख सकते हो यार हमें दिक्कत कहाँ आ रहा है, m में। यदि m का वैल्यू पता चल जाए यार कोई दिक्कत नहीं। अब m का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, आपको तो कुछ करने की जरूरत है, सब कुछ यार क्वेश्चन में गिवन होता है। तो m का वैल्यू कहाँ से निकलेगा यार, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट x with this much ग्राम, फार्मूला पुट करें यार तुरंत m का वैल्यू आएगा, W/m इक्वल टू P अपन n। W का वैल्यू दिया हुआ है 6.643 इंटू 10 टू द पावर -23। m का वैल्यू कितना है m यार, यही तो फाइंड करना है वहां पुट करने के लिए। P का वैल्यू कितना, 1 एटम का बात किया जा रहा है तो P का वैल्यू 1, और यहाँ पे Na का वैल्यू Na रख देता हूँ, ठीक है ना, Na का वैल्यू Na रख देता हूँ। तो यहाँ से m का वैल्यू कितना आ गया यार तुम लोग बताओ, 6.643 इंटू Na इंटू में 10 का पावर -23। ठीक, अब इस m को यार मैं वहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ यार, छोड़ो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n इक्वल टू 20 kg है ना, 20,000 और अपॉन में m का है तो 6.643। यहाँ पे Na का वैल्यू भी मैं पुट कर दे रहा हूँ, 6.022 होता है ना, तो मैं 6 ही रख देता हूँ। ठीक, इंटू 10 का पावर 23 और एक 10 का पावर -23। जरा समझना यार तुम लोग इस चीज़ को, एक -23 पहले से था और एक +23 आ जाएगा या Na की जगह पे। Na का वैल्यू ये होता है और एक वैल्यू ऑलरेडी यार 6.643 इंटू 10 का पावर 23, ये दोनों, ठीक है ना। तो ये मत समझना यार 2 बार 10 का पावर कहाँ से आ गया, ठीक, ये सब छोटी छोटी चीज़। और ऐसे भी यार कैलकुलेशन पार्ट तो यार खुद से करना, आप तुम लोग कैलकुलेशन भी देख देख के छाप रहे हो, सर ने कहाँ क्या लिखा तो हो गया यार, ठीक है ना। ऐसे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को तैयार नहीं यार, मैंने m निकाल दिया, आप खुद से सब्स्टिट्यूट करो और खुद से फाइनल आंसर निकालो, उसका डायरेक्ट मेरे से आंसर मैच करना कि यार मेरा आंसर और सर का आंसर सही है कि नहीं है। ठीक, चल हाँ, तो यहाँ से यार अब कैलकुलेशन पार्ट, कैलकुलेशन भी यार डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, हर एक चीज़ खुद से कैलकुलेट करना है। मैं बार बार बोलता हूँ इस चीज़ को, कैलकुलेशन आए तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आंसर फाइनल आंसर छाप दिए, छापने वाला काम नहीं करना तुम लोग को। इधर से यार देखो उड़ा दे, पहले ये तो उड़ गया +23 -23, खत्म कहानी उसका। ये 2 इंटू 10 का पावर 4 बचेगा और इधर कितना बचेगा, देख यार कैलकुलेशन कर, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 26 2 36 2 38 3 36 और 3 39, डेसिमल यहाँ पाएगा 39.868। ठीक, और देख यार ऑप्शन जरा देखो 4 40 105, ऑप्शन थोड़ा दूर दूर है ना, तो ऐसे में क्या करते हैं यार, देखो यार यही चीज, यही केवल यही नहीं आप कर सकते हो, यदि कहीं लग रहा है ना कुछ, इसको यदि हम अप्रॉक्सीमेशन में कुछ मान ले और ऊपर नीचे कट जा रहा है, फ्रैक्शन हट जा रहा है, तो आप इसको राउंड ऑफ करके कुछ एक मतलब राउंड ऑफ में कोई एक वैल्यू मान लो। ठीक, जैसे 39.8 क्या लगता है यार, क्या राउंड ऑफ में मान ले जिससे कि यार फ्रैक्शन अपना हट जाएगा। जरा सोचो 39.8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 40 लिख सकता हूँ ना, और जैसे 40 लिखा ना तो देखिए कट जाएगा वैल्यू, कैसे कटेगा देखिए, ये 20,000 है, अपॉन में इसको मैं 39.8 को अप्रॉक्स में 40 लिख देता हूँ, लिख सकते हैं ना। देख 39.8 आप क्या बोलूँगा, ऑलमोस्ट 40 का रीच कर रहा है। तो यहाँ से मैं इसको ऐसा कर देता हूँ यार 20,000, इसको 20,000 लिखता हूँ, ये 22 जा और ये 20 को 500 जा, कितना आ गया ऑलमोस्ट 500 क्या, एग्जैक्ट तो 500 नहीं होगा, हो भी सकता है यार, यहाँ पे 6.022 था ना, तो मैं तो यहाँ पे 6 ही लिया हूँ, तो इसलिए 39.8 जो भी हो 40 का अप्रॉक्स आ रहा, तो मैंने 40 लेके सॉल्व किया 500। हमें तो यार ऑब्जेक्टिव, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक ही लक्ष्य होता है आपका, केवल और केवल लक्ष्य आपका सही आंसर को टिक करना, और दूसरी बात कम समय में टिक करना। हो सकता है ये सवाल आप ही केवल ना बना रहे हो, और भी बहुत सारे बच्चे बना रहे हो, लेकिन मैटर करता है कि यार आप कितना समय ले रहे हो और बाकी बच्चा कितना समय लग रहा है। अभी जितना भी मैं सवाल बता रहा हूँ ना, सब आप यदि किसी भी बुक में उसका सॉल्यूशन देखोगे तो उसको अलग तरीके से सॉल्व करता है, और जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ वो यार अलग तरीके से है। ठीक, तो इसीलिए यार ये सब आपको शॉर्टकट आना चाहिए, जिससे कि यार आप कम से कम समय में किसी क्वेश्चन को सॉल्व करो। कि यार क्वेश्चन को सॉल्व कर देना, आंसर ले आना बड़ी बात नहीं है, ये भी मैटर करता है आप स्टेप किस तरह से ले रहे हो, कितने कम समय में। यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो यही मैटर करता है, टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है टाइम मैनेजमेंट। आप किस तरह से एग्जाम में टाइम को मैनेज कर रहे हो। किसी क्वेश्चन पर कोई बच्चा 3 मिनट समय लगा रहा, आप उसको 1 मिनट में कर दे रहे हो, जीत गए आप वहाँ, बाकी बच्चे से आप 2 मिनट समय सेव कर लिए। तो इसी चीज़ को यार आपको डेवलप करना है आपको अपने अंदर। ठीक, तो चलो यार, तो देखो यार ये सवाल का आंसर क्या हो गया 500, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 22.4 ml ऑफ H2O। ठीक, ये 22.4 ml क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बच्चे बताया है, वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक, अब हमें निकालना क्या, कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स। सर ने क्या बताया, सर ने ये बताया कि सबसे पहला काम वो करना है जो फॉर्मूला उसमें अप्लाई करना है।
मतलब जिस चीज़ को कैलकुलेट करना है उसके लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करना वो फार्मूला लिखना है, यही बताया ना हमने तुम्हें। तो यार चलो इसी फार्मूला को अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करना और वॉल्यूम दिया है, तो आपके दिमाग में तुरंत घंटी बजेगा यार, थर्ड वाला फार्मूला लगाओ और आंसर लाओ, यही बज रहा होगा ना। और बहुत लोग ऐसा किए होंगे यार, वॉल्यूम के जगह 22.4 इंटू 10⁻³ कुछ होंगे यार जो यहाँ पे 22.4 अपॉन में 22.4 लाके इसको 10⁻³ भी नहीं लिखे होंगे, ये काटे और झट से आंसर बोले 1। यार ऐसे किए तो ये हो गया गलत। कुछ बच्चे थोड़ा जो होशियार होंगे वो 22.4 ml ध्यान दिए होंगे, यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में होता है तो यार -3 करा होगा। फिर यहाँ से कैलकुलेट किया जाए 1 इंटू 10⁻³ तो आंसर आया 10⁻³ मोल्स। कुछ बच्चे ऐसे भी किए होंगे, लेकिन ये भी हो गया आंसर गलत। तो क्या गलती हो रहा है यार, यहाँ क्या गलती हो रहा है, थोड़ा सोचो और बताओ क्या गलती हो रहा है। देखिए गलती यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम तो दिया हुआ है और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने को कहा गया है। हम लोग ये फार्मूला लगाते हैं, लेकिन यार तुम लोग को बताए थे ये फार्मूला लगाना कब है, कब लगाना है, जब STP का कंडीशन हो। इसलिए मैंने यार बहुत चीख कर कहा था कि यार फार्मूला लगाते समय यार कंडीशन को याद रखना है कि किस कंडीशन में उस फार्मूला का अप्लाई करना है। तो यार ये फार्मूला n = V/22.4 तो है, लेकिन कंडीशन यहाँ पे STP मेंशन नहीं है, इसलिए हम ये फार्मूला को बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। अब बात आती है यार ये फार्मूला नहीं लगा सकते तो फिर क्या करें। तो यार अब तुम लोग को वीडियो पॉज करना और फिर से 5 मिनट खुद से सॉल्व करना है, खुद से फिर से दिमाग लगाओ यार, क्वेश्चन आखिरकार सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक, मैं इधर सॉल्व करता हूँ, मैं तो वेट करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो यार समय भी बचाना है, आपका डाटा भी सेव करना है, इसलिए। तो चलो यार ये फार्मूला तो डायरेक्ट नहीं लगा सकता, ये चीज़ क्लियर हो गया। ठीक, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, वॉल्यूम दिया है 22.4, थर्ड फार्मूला नहीं लगा सकता क्योंकि STP कंडीशन नहीं दिया है। चलो तो देखो यार, वॉल्यूम हमें पता है 22.4 ml। अब यार वॉल्यूम पता है तो मैं इसको क्या मास में कन्वर्ट कर सकता हूँ, जरा सोचो। वॉल्यूम को मास में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा सोचो, दिमाग पे जोर दो, तो यार याद आएगा कि यार बिल्कुल कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब बात आती है यार ये वॉल्यूम वाटर का दिया तो डेंसिटी भी हमें किसका पुट करना पड़ेगा, वाटर का। मास ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, और डेंसिटी ऑफ वाटर की मैं क्या लूंगा, बताए थे तुम लोगों ने यार पहले भी। क्या याद रखना, डेंसिटी ऑफ वाटर का वैल्यू 1 ग्राम पर ml होता है, बताया था ना। नहीं यार याद है तो फिर यार बहुत दिक्कत होने वाला है आगे। इसलिए यार जो भी चीज़ मैं बताता हूँ ना, फालतू को नहीं बताता, हर एक चीज़ काम का है, हर एक चीज़ आगे चलकर यूज़ होगा। अभी तो तुमको मैंने बोल दिया कि लेक्चर नंबर 5 से देखो, आपको हर चीज़ समझ में आएगा। इसका मतलब क्या, मैंने जो पहले का पढ़ाया था वो कोई काम का नहीं था, ऐसा नहीं है, हर एक चीज़ आगे काम आएगा। यूनिट कन्वर्जन बताया था यार, यूनिट कन्वर्जन भी अभी भी यूज़ आ रहा है बहुत बार, जैसे यहाँ पे ml को लीटर तो चल यार, ये तो बच्चों वाला है। और भी यार एटॉमिक स्ट्रक्चर जब हम लोग सेकंड चैप्टर में आएगा वहाँ और ज़्यादा यूनिट कन्वर्जन का इंपॉर्टेंस पड़ेगा, अपने को जरूरत पड़ेगा। सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ फिगर, यार IT तक में सवाल पूछा गया है। मैं क्वेश्चन का जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दूंगा तो तुम्हें दिख जाएगा वहाँ पे, ठीक है। और बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री तो चलो यार कॉन्सेप्ट अच्छा करने के लिए, जिसका केमिस्ट्री मतलब 9th में जो बच्चा नहीं पढ़ा उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें भी यार आपको हर एक चीज़ अच्छे मतलब नए तरीके से समझाया गया है, ठीक। तो इसीलिए यार जो भी चीज़ पहले का पढ़ा है ना वो आप लोग पढ़ के रखो और दिमाग में रखना। ऐसा नहीं कि मैंने कॉपी में पढ़ा और कॉपी में ही छोड़ दिया, वो कॉपी तक नहीं रहना चाहिए, वो आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक। कि कब किस चीज़ का जरूरत पड़ जाए पता नहीं। तो डेंसिटी ऑफ वाटर यार बताया था कितना होता है, 1 ग्राम पर ml। दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से देखिए डेंसिटी ग्राम पर ml में, तो मास भी किस यूनिट में, ग्राम पे, वॉल्यूम भी किस यूनिट में, लीटर ml में। तो ये 22.4, तो यहाँ से मैं मास इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 22.4, यूनिट क्या आ जाएगा, ग्राम। अब यार तुम लोग बताओ, मास यदि हमें पता चल गया कि 22.4 ग्राम है, तो मास यदि पता चल गया वाटर का, तो मोल्स नहीं कैलकुलेट किया जा सकता है, बता यार, बता, कर सकते हैं ना कैलकुलेट, बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे यार, n = W/mc। W का वैल्यू 22.4 और कैपिटल M का वैल्यू वाटर के लिए कितना हो जाएगा, 18। कैलकुलेट करके आंसर लिख डालो, बस यही करना था इसमें। तो आंसर जो आ जाएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, ये 1.244 आ जाता है। तुम लोग यार खुद से करोगे, ठीक है ना, मैं सर हूँ, चलता है, तुम लोग के लिए नहीं चलेगा ये चीज़,
ठीक, तो आंसर जो है 1.244 आता है। तो यार इस तरह का सवाल और भी आपको बुक में दिखेगा, ठीक है ना। पहले बता दे रहा हूँ, बहुत बार प्रीवियस ईयर में 2018 में भी आया, उससे पहले भी IIT में, JEE मेन में बहुत बार आ चुका है ये सवाल, ठीक। तो यहाँ पे अक्सर यार स्टूडेंट गलती यही वाले स्टेप में करते हैं, आप लोग को अब से नहीं करना है, ठीक। ध्यान रखना है ये सब छोटी छोटी चीज़ों का। STP लिखा है नहीं लिखा, STP नहीं लिखा है तो फिर आपको फिर वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर वहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए अब ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, इसे मैं मिटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यार ये आपके सामने है। सवाल क्या है मैं पहले पढ़ देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लो। विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इस तरह का क्वेश्चन आपको हर एक बुक में दिख जाएगा, ठीक है ना। हर एक प्रैक्टिस सेट में इस तरह का प्रॉब्लम दिख जाएगा, ठीक। तो यार बात आती है यार इस तरह के क्वेश्चन को कम से कम समय में कैसे किया जाए। पहले क्या करना है यार, तुम लोग को वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करना है, ठीक। अगेन यार क्वेश्चन सॉल्व कर लेने से सब कुछ नहीं हो जाता, आप कितना समय ले रहे हो, ठीक, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आप लोग यार पहले खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करो, टाइम नोट करना है, टाइम नोट करना कि आप कितने समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, ठीक। उसके बाद मैं आपको मेथड बताऊंगा, फिर उससे कंपेयर करना यार, हाँ मैंने सही किया था। क्लियर, चलो। तो विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन दिया है 4, 7 ग्राम नाइट्रोजन, 2 ग्राम N2, अरे यार यहाँ N2 नहीं होगा यार, ऑप्शन सही कर लो, H2 होगा, ठीक है ना, 2 ग्राम H2। फिर है 16 ग्राम NO2 और फिर डी ऑप्शन 16 ग्राम O2। ये 4 ऑप्शन दिया है, आपको बताना विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, W का वैल्यू दिया हुआ है, अब देखिए यहाँ पे सब ग्राम में दिया है, हो सकता है यार कहीं आपको लीटर में भी दिख जाए, ठीक है ना। हो सकता है यहाँ 16 ग्राम NO2 जगह पे 16 ml 16 लीटर ऑफ NO2 भी दिख जाता, तो कोई बात नहीं यार, आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना है ना। वो वेट दिया और वॉल्यूम दिया, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है। फार्मूला यार आपको पता है, क्या फार्मूला लगाती थी, W पता है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना होता है, W/m = P अपॉन, क्लियर। क्या करना है यार, P = W/m = Na। अब यार आपको W का वैल्यू, जैसे मान लिया यार N2 की हम बात करें, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ 7 ग्राम नाइट्रोजन है, M का वैल्यू कितना पुट करेंगे, देखिए 28 है, 14 मत पुट कर देना, 14 मत पुट कर देना, 14 एटॉमिक मास होते हैं, N2 मॉलिक्यूल है तो 14 टू 28 पुट करना होगा। Na का वैल्यू, अब Na का वैल्यू यार मैं Na रखने दूंगा। अब यहाँ पे Na का वैल्यू पुट मत करना, पता चला पुट करके यार कैलकुलेट कर रहे हो, ये 1/4 का तो 0.25 Na हर एक में कॉमन आएगा निकालोगे तो, और हर एक में कॉमन आ रहा है तो फिर उसको फिर Na का वैल्यू पुट किया, फिर एग्जैक्ट आंसर निकाल रहे, फिर इसका निकाले, फिर इसका निकाले, फिर इसका निकाले, हर एक का निकाल के फिर कंपेयर कर रहे, हाँ यार ये सबसे ज्यादा आ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यार ध्यान रखना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स या मिनिमम नंबर ऑफ आइटम, मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो आपको डायरेक्ट नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। आप क्या करोगे, केवल और केवल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ मोल्स बंद कैलकुलेट होते ही आंसर आ गया। क्यों, जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा वहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होगा। वेट से कोई मतलब नहीं है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स यदि कहीं ज्यादा आ रहा है तो वहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे यार मोल्स क्या बताया था, डजन होता है ना, कहीं 1 मोल आ रहा है, कहीं 2 मोल आ रहा है, कहीं 3 मोल आ रहा है, तो 1 मोल का मतलब 12, 2 मोल का मतलब सॉरी कहीं डजन से जस्ट इसको रिलेट कर लो, मान लो 1 डजन, 2 डजन, 3 डजन, 1 डजन का मतलब 12, 2 डजन का मतलब 24, 3 डजन का मतलब 36। मतलब यदि डजन बढ़ेगा तो पार्टिकल्स भी जो उसमें नंबर ऑफ सब्सटेंस है वो भी बढ़ेंगे, तो उसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स भी है। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, हर एक सवाल में नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना और उसे कंपेयर करना और डायरेक्ट आंसर मारना है, टिक, समझे। तो यार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा तो है, लेकिन हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, और तुरंत धड़ाक से आंसर मारेंगे, समझे। चलिए अब देख, मैं जल्दी से करता हूँ, इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, 7/28, दैट इज 1/4। सेकंड में नंबर ऑफ मोल्स कितना, 22/2, H2 है यार, H2 1 मत पुट करना यार, छोटी छोटी गलती बहुत रूल आएगी, इसलिए यहाँ पे 2/2 1 पुट करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 16 कितना हो जाएगा यार बता, नाइट्रोजन का 14 और 32 और 14 46, ठीक है। चलिए यार जो भी वैल्यू है, मेरे को अभी उतना मतलब नहीं है इसका वैल्यू से, एक्सेक्ट वैल्यू से। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, 16/32, तो कितना हो गया 16/32.5। अब मान यार कोई बच्चा 16/46 बैठकर कैलकुलेट कर रहा, कर लो, अभी कैलकुलेट कर लो, लेकिन एग्जाम में कैलकुलेट नहीं करना है, आपको बताना क्या है, विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब जरूरत पड़े ना किसी वैल्यू को कैलकुलेट करने के तभी करना, अदरवाइज बिना मतलब का इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है,
टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम सेव करना है आपको। पहले देखो यार, क्या हमें इसको कैलकुलेट करने की, एक्सेप्ट वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत है? ये तो चलिए यार 0.25 पता है तो लिख दिया, नहीं पता तो कोई बात नहीं यार। ये 1/4 है, ये 1 है, ये 16/46, ये 0.5। अब बता यार क्या कैलकुलेट करने की जरूरत है? दिख रहा है यार, सीधा सीधा आंसर दिख रहा है। सबसे बड़ा वैल्यू कौन है? 1। मतलब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स कहाँ प्रेजेंट है? 2 ग्राम हाइड्रोजन। नंबर ऑफ मोल सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सबसे ज्यादा होगा। आंसर विल बी दैट्स इट, सो सिंपल। और क्या इससे आसान हो सकता है? तो इसीलिए ये सब देखिए छोटी छोटी बातें, ठीक है ना। कोई बच्चा देखिए, हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यार सब लोग कैलकुलेट ही कर रहे हो, तुम लोग में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो बहुत जल्दी आंसर दे दिए, मेरे से भी यार जल्दी फास्ट बना दिए होंगे, ठीक। लेकिन वो बच्चे जो गलती कर रहे हैं ये सब, उनको यहाँ इंप्रूव करना है, ठीक है ना। तो जितना अभी तुम लोगों को सीखना है, हर प्रॉब्लम देखो यार कुछ ना कुछ सीखना है आपको। हो सकता है कुछ बहुत लोग क्वेश्चन बना देंगे, क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन फिर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? टाइम को सेव करना। तो यार ये सब चीज़ आपको सीखना है अभी, ठीक है ना, किस तरह से टाइम सेव करना है हर क्वेश्चन में, ठीक। तो इस तरह का जब भी सवाल मिलेगा, मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स पूछा जाए, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना, और जहां नंबर ऑफ मोल्स मैक्सिमम या मिनिमम होगा वही आंसर उसी के अकॉर्डिंग टिक करेंगे। दैट्स इट। क्लियर है ये चीज? तो चलिए अब इसको नोट कर लो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस पे बेस्ड आपको बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। तो इसलिए यार जो अभी कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं यार, तुम लोग थोड़ा ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को सीखना, ठीक। क्वेश्चन अभी नहीं करवा रहे, अभी मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक। अभी आपको समझना है, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे कि मैंने कोई एक फॉर्मूला लिख दिया H2O। H2O का मतलब क्या है? क्या मतलब है? H2O का मतलब ये है कि H2O एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट करता है। किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट करता है। ये तो यार तुम लोग को भी पता है। आगे क्या पता है? ये भी पता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट है, ये भी यार पता है। और क्या पता है? एक मॉलिक्यूल वाटर की हम बात करें तो हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम प्रेजेंट होगा, ये भी चीज तो पता है। तो इस चीज को यार मैं लिख देता हूं यार, जो मैंने बोला। क्या बोला मैंने? ये 1 है यार। 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O कंटेन्स 1 molecule of H2O contains 2 atoms of hydrogen and बताया and 1 atom of ऑक्सीजन। यार O है, ऑक्सीजन है यार, तो लोग ऑक्सीजन और जीरो में कंफ्यूज मत होना, ठीक। तो 1 मॉलिक्यूल H2O में 2 एटम्स हाइड्रोजन के होंगे एंड 1 एटम किसके होंगे? ऑक्सीजन के होंगे, ठीक। इसी चीज को यदि मैं यहाँ पे Na से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है ना, यदि 1 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, यदि मैं वाटर का 1 मॉलिक्यूल लेता हूं तो 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हाइड्रोजन का, 1 एटम ऑक्सीजन का, ठीक है। अब तुम ही लोग बताना, तुम लोग को बताना है, यदि मैं 1 मॉलिक्यूल वाटर की बात कर रहा हूं तो 2 एटम्स हाइड्रोजन का, 1 एटम ऑक्सीजन का, मतलब यदि H2 का मैं 1 मॉलिक्यूल ले रहा हूं तो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स डबल हो जा रहा है। ध्यान दे रहे हो इस चीज को? वाटर का मॉलिक्यूल एक है लेकिन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन डबल हो जा रहा है और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जस्ट उतना ही है। वाटर का 1 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का भी 1 एटम आ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम देखें तो वो मॉलिक्यूल का जस्ट डबल हो जा रहा है। यदि मैं पूछूं तुमसे कि वाटर का यदि मैं Na मॉलिक्यूल ले लेता हूं, यदि मैं वाटर का Na मॉलिक्यूल्स ले लूं तो तुम लोग यार बता दे, बता यार बता कि Na मॉलिक्यूल्स यदि वाटर का ले लूं तो हाइड्रोजन का कितना एटम्स हो जाएगा? जस्ट डबल। मतलब यदि इसका Na मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं तो इसका 2 Na मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। और यदि ये चीज समझ में आ गया तो मैं जो बताना चाह रहा था तुम लोग यार वो तुम लोग समझ गए। 2 Na एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना एटम होगा? 1 मॉलिक्यूल में 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो Na मॉलिक्यूल ले ले तो Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। दैट्स इट, बस यही चीज बताना चाह रहे थे। अब तुम लोग खुद से बता दो यार, जब इतना समझ में आ गया तो बता ही सकते हो Na मॉलिक्यूल का मतलब मोल्स कितना हो गया। Na मॉलिक्यूल्स में कितना मोल्स मैं बोलूंगा? 1 मोल बोलूंगा ना 1 मोल। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे इस चीज को ऐसा भी लिख सकता हूँ, 1 मोल ऑफ H2O कंटेन्स 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, सॉरी ऑक्सीजन यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन एटम एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। दैट्स इट, बस यही चीज मैं बताना चाह रहा था तुम लोग को। मतलब H2O का 1 मॉलिक्यूल की बात करो तो 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का 1 एटम। जब मैं मॉलिक्यूल लेता हूं तो ऐसा, लेकिन यदि मैं H2O के मोल के टर्म में बात करूं इसी चीज को,
मतलब यदि मैं 1 मोल H2O की बात करूं तो 1 मोल H2O में हाइड्रोजन के 2 मोल्स, ऑक्सीजन के 1 मोल एटम्स प्रेजेंट होंगे। देख लिया, 1 मोल H2O कंटेन्स 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। बस इसी चीज को मैं बताना चाह रहा था। क्लियर चीज। इसी तरह से मान लो यार मैं कोई दूसरा फार्मूला लिखता हूं CO2। ये तो मैं पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म में बोलूं, ठीक, किसके टर्म में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म में। तो इसके एक मॉलिक्यूल CO2 में बता दे यार तुम ही लोग, 1 मॉलिक्यूल CO2 में कंटेन्स कितने एटम्स ऑफ कार्बन, कितने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो 1 मॉलिक्यूल का बात है तो 1 एटम कार्बन 2 एटम हाइड्रोजन। ये चीज समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे लिखूंगा मैं 1 एटम कार्बन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। लेकिन यदि मैं मोल के टर्म में लिखना चाहूँ CO2 का, यदि मैं 1 मॉलिक्यूल बात किया तो ये, लेकिन CO2 का मान लिया यार मैं 1 मोल का बात करता हूँ। यदि 1 मोल CO2 ले लूँ तो यार बता कितना हो जाएगा, कार्बन का कितना मोल। तो 1 मोल में 1 मोल कार्बन, लेकिन ऑक्सीजन का कितना मोल हो जाएगा, डबल 2 मोल्स हो जाएगा। यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 मोल कार्बन एटम एंड यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। बस यार इसी चीज को ध्यान रखना है। मतलब मॉलिक्यूल के टर्म में बोले तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कंटेन 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। मोल्स के टर्म में बोले इसी चीज को तो 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन्स 1 मोल कार्बन एटम एंड 2 मोल ऑक्सीजन एटम। नोट कर लेना यार, ये सब चीज नोट कर लेना तुम लोग, ठीक है ना, बहुत काम आएगा आगे। हम लोग इसी पे बेस्ट क्वेश्चंस करने वाले, बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपको बस इस चीज को समझना है जो मैं समझाना चाह रहा, ठीक। उसके बाद यार हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि इस पे क्वेश्चंस पूछा किस तरह से जाता है, इस पे भी अच्छा बेस्ट क्वेश्चंस बनता है। फिर मान लिया यार मैं जैसे CH4 की बात करता हूँ, CH4 यदि मैं लिख नहीं रहा, तुम लोग अपने शब्दों में लिख लेना। यदि मैं 1 मॉलिक्यूल की बात करूँ तो 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम्स ऑफ कार्बन, 1 कार्बन एटम, कितने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन एटम। तो 1 मॉलिक्यूल CH4 कंटेन 1 एटम ऑफ कार्बन 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन। यदि मैं मोल के टर्म में बात करूं 1 मोल ऑफ CH4 कंटेन 1 मोल कार्बन एटम एंड 4 मोल्स हाइड्रोजन एटम। 1 मोल में कार्बन का 1 मोल, हाइड्रोजन का 4 मोल हो जाएगा। तो इसलिए यार मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ एटम्स की यदि बात करें ना तो डिफरेंट हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन का मोल्स कोई जरूरी थोड़ा ना कि 1 1 ही रहेगा सर, वो अब इस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो इसलिए अलग अलग हो जाएगा। क्लियर है चीज? चलो इस चीज को यार लिख लेना। इसी तरह से मान लिया यार मैं यहाँ पे ग्लूकोज ले रहा C6H12O6। मैं पूछता हूँ 1 मोल ग्लूकोज में कार्बन के कितने मोल, हाइड्रोजन के कितने मोल, ऑक्सीजन के कितने मोल, क्या बोलोगे? तो 1 मोल ग्लूकोज में कार्बन के 6 मोल, हाइड्रोजन के 12 मोल, ऑक्सीजन के 6 मोल्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर है चीज? क्लियर है? अच्छे से यार देख लो एक बार, फिर से नहीं समझ में आया क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक। तो चलिए यार मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लो और मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर आपको खुद से सॉल्व करना है। पहले अगर बहुत ही सिंपल सवाल है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्या है सवाल? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एटम प्रेजेंट इन 5 मोल्स ऑफ C6H12O6, 2 मोल्स ऑफ H2SO4, H2SO4 का नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, 10 मोल्स ऑफ CH4 मीथेन। ठीक, तो आपको क्या बताना है? मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एटम। ईच एटम का मतलब जैसे मैं यार ग्लूकोज की बात करता हूँ, ग्लूकोज में कौन कौन सा एटम प्रेजेंट है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यही 3 एटम प्रेजेंट है ना। और आपको बताना क्या? ईच एटम का नंबर ऑफ मोल्स बताना है। बता यार, बहुत ही सिंपल हो गया। यदि मैं ग्लूकोज का 1 मोल लेता, ध्यान से सुन ले यार, यदि मैं ग्लूकोज का 1 मोल लेता तो कार्बन का कितना मोल होता? 6 मोल होता। हाइड्रोजन का कितना मोल होता? 12 मोल होता। ऑक्सीजन का कितना मोल होता? 6 मोल होता। यदि 1 मोल में ग्लूकोज का लिया होता तो कार्बन का 6 मोल होता। लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज का कितना मोल से बता बच्चों? 5 मोल से। तो 1 मोल में यदि कार्बन का 6 मोल होता तो 5 मोल्स में कार्बन का कितना मोल्स होगा? 5 × 6 30 मोल्स। सो सिंपल। क्लियर? तो यार ये चीज समझ में आ गया। तो यार सारा सवाल धड़ाधड़ बनाओ यार तुम लोग अब। तो यहाँ पे मैं 30 मोल्स क्या लिखूंगा? कार्बन। हाइड्रोजन का तुम ही लोग बता दे। यदि ग्लूकोज का 1 मोल होता तो हाइड्रोजन का 12 मोल 12 मोल होता। लेकिन यहाँ ग्लूकोज का 5 मोल्स है तो 5 मोल्स में हाइड्रोजन का कितना मोल हो गया? 5 × 12 60 मोल्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 60 मोल्स हाइड्रोजन एटम प्लस ऑक्सीजन का कितना मोल? तो 1 मोल ग्लूकोज होता तो ऑक्सीजन का 6 मोल। लेकिन यहाँ पे 5 मोल्स है तो 5 मोल्स में ऑक्सीजन का कितने हो जाएंगे? 5 × 6 30 मोल्स। कितना सिंपल हो गया यार। अब बता यार, इससे भी इजी कुछ हो सकता है? अब इससे भी यार इजी तुम लोग उम्मीद मत करो, बहुत ही सिंपल हो गया। अब यार तुम लोग यार तुरंत ये सब धड़ा आंसर बताओ यार जल्दी जल्दी से। 2 मोल्स H2SO4 में हाइड्रोजन में कितने मोल्स होंगे? यार पहले ये सोच यार, 1 मोल यदि H2SO4 का होता तो हाइड्रोजन का कितना मोल होता है? 2 मोल्स। 1 मोल में हाइड्रोजन का 2 मोल, सल्फर का 1 मोल, ऑक्सीजन का 4 मोल। लेकिन यहाँ पे H2SO4 का 1 मोल नहीं है, 2 मोल्स। तो 2 मोल्स में हाइड्रोजन का कितना मोल हो जाएगा? 4 मोल, जस्ट डबल हो जाएगा। सल्फर का कितना मोल हो जाएगा?
1 मोल में 1 था तो 2 मोल में 2 मोल सल्फर आ जाएगा, और ऑक्सीजन का कितना मोल हो जाएगा 8 मोल। अरे यार यहाँ ऑक्सीजन होगा, ठीक है ना, क्लियर है चीज यार, ये सब में कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए तुम लोग को। तो अब इसका बता दे यार, थर्ड वाले का आंसर 10 मोल्स ऑफ CH4। 10 मोल CH4 में कार्बन का कितना मोल्स हो जाएगा, तो पहले यार ये सोच, 1 मोल यदि CH4 का होता तो कार्बन का कितना मोल होता, कितना मोल होता 1 मोल होता, लेकिन 10 मोल है तो 10 मोल में कितना होगा 10 मोल्स। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यार 10 मोल्स कार्बन, और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का कितना मोल, तो 4 × 10 40। तो यहाँ पे लिखो यार 40 मोल्स हाइड्रोजन। सो सिंपल, बस यही करना था, ठीक। तो यार नोट कर ले अब, ठीक है ना, मैं सवाल नहीं मिटा रहा, ठीक। तुम लोग नोट कर लो जिनको नहीं समझ में आया, और इसी में मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ। क्वेश्चन ऐसा कर देता हूँ, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है ना, सवाल यही है, सवाल चेंज हो गया, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, अब क्या कैलकुलेट करना है यार आप लोगों को, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन 5 moles H12O6, 2 moles of H2SO4 एंड 10 moles of CH4, ये कैलकुलेट करना है। मतलब अब आपको मोल्स ऑफ एटम्स नहीं बताना है, आप क्या बताना है आप लोगों को यार, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट कितना होगा। ईच एलिमेंट का मतलब इसमें जो जो एलिमेंट प्रेजेंट है देख लो, और उसके कितने एटम्स होंगे। इसमें हमें दिख रहा कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कार्बन एलिमेंट के कितने एटम्स होंगे 5 मोल्स में, हाइड्रोजन एलिमेंट के कितने एटम्स होंगे 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज में, एंड इसी तरह से ऑक्सीजन के 6 मोल में कितने, सॉरी ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट होंगे ये बताना है। तो यार अब किस तरह से सवाल करोगे, तो यार बहुत ही ईजी, यार बहुत ही ईजी हो चुका, देख रहे हो यार ये चीज ऑलरेडी लिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ। तो यार इसलिए क्या करो, पहले आप लोग खुद से सोचो पहले 2 मिनट के लिए, ठीक है ना, उसके बाद यार इधर तुम लोग ध्यान देना। तुम लोग पहले खुद से इसका आंसर निकालो, तुम लोग उम्मीद है यार मोस्टली तुम लोग सब बना दोगे। मैं इधर बताता हूँ, ठीक है ना, मैं यार ये सब मिटा दूँ, मैं नहीं मिटाता, ठीक है ना। ये सब कैसे आया ये चीज़ तो तुम लोग को पता ही ऑलरेडी, ठीक। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन यहाँ पे लिख रहा हूँ। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ, अच्छा यार एक चीज़ देखो, यदि हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है, कार्बन का कितना मोल्स है 5 मोल्स की यदि मैं बात करूँ, एक काम करता हूँ मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना, मिटा देता हूँ, यहाँ से और आसान हो जाता, लेकिन हो सकता है यार कुछ बच्चे को दिक्कत हो जाए, इसलिए मैं फिर से बता देता हूँ। चलो मैं देख यार फिर से बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ तुम लोग को। 5 मोल C6H12O6 है, समझना तुम लोग। सबसे पहले हमें कार्बन का नंबर ऑफ एटम्स बताना, हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स बताना एंड ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स बताना, ठीक। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स के लिए हमें क्या चाहिए होगा, तुम लोग को हम बताए थे ना यार एक चीज़, क्या बताए थे कि जब भी जो चीज़ को कैलकुलेट करना है उसका फार्मूला लिख डालो, तो हमें नंबर ऑफ आइटम्स निकालना है तो उसका फार्मूला लिख डालो। तो नंबर ऑफ आइटम्स कैसे आएगा, n = P/n, यानी P का वैल्यू क्या हो गया, P का वैल्यू n × n है। देखिए जो भी आंसर यहाँ आएगा ना n के टर्म में ही निकालना, ठीक है ना, n के टर्म में ही निकालना, एग्जैक्ट आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, n के टर्म में रखना, समझ जाऊंगा मैं। P = n × n है, मतलब क्या, यदि n हमें पता है तो P का वैल्यू पता चल जाएगा, खत्म कहानी, कुछ करना ही नहीं सवाल में, बस n का वैल्यू निकालना, n से मल्टीप्लाई करो वही नंबर ऑफ आइटम्स हो जाएगा। तो चल यार अब जल्दी से तुम लोग यार एक एक करके सभी का आंसर बता दो। सबसे पहले नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ कार्बन, यहाँ पे P ऑफ C लिख देता हूँ, तो P का C का मतलब समझ आना, नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ कार्बन है, तो मोल्स ऑफ कार्बन कितना है, देखो यार 6, 1 मोल यदि होता ग्लूकोज का तो 6 मोल कार्बन आइटम होता, लेकिन 5 मोल्स है ग्लूकोज का, तो 5 मोल्स में कितने हैं मोल्स कार्बन के, 30 मोल्स। ये चीज़ तो अभी जस्ट बताया था, कार्बन के कितने मोल है 30 मोल, और इसको यदि NH में मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ कार्बन पता चल जाएगा, समझ में। और एग्जैक्ट यदि आंसर चाहिए तो 30 × Na का वैल्यू 6 × 10 का पावर 23 रख दो, इतना आइटम्स किसका हो जाएगा, कार्बन का हो जाएगा। बस यही करना था। इसी तरह से मान लो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ आइटम्स कैलकुलेट करना है, तो हाइड्रोजन का आइटम्स पहले मोल्स निकाल लो, 1 मोल में 12 है, 5 मोल में कितना 60 मोल्स, 60 मोल्स को Na से मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ आइटम्स में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से मान लो यार नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, O फॉर ऑक्सीजन है यार, ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 मोल में 6 है, 5 मोल में 30 मोल्स, 30 मोल्स आ रहा है, तो नंबर ऑफ आइटम्स कितना बोलूँगा 30 × Na, हो गया यार कहानी खत्म, सबका सब आंसर आ गया। Na को 6 × 10⁻23 लिखना, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा कि 5 मोल्स में एग्जैक्ट हाइड्रोजन के कितने आइटम, कार्बन के कितने आइटम और ऑक्सीजन के कितने आइटम्स होंगे, ठीक।
तो यार चल यार, उम्मीद यार ये चीज़ तुम लोग को अब समझ में आ रहा होगा हर एक चीज़। तो अब ये सब यार तुरंत आप लोग जल्दी से यार एकदम फोड़ डालो तुम लोग। यहाँ पे सबसे पहले किसका आइटम निकालूंगा, हाइड्रोजन का आइटम्स निकालूंगा। 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आइटम, सॉरी 2 मोल्स ऑफ H2SO4 में हाइड्रोजन के कितने आइटम्स होंगे। तो पहले तो यार नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन का कितना होगा, 2 to the 4। 1 मोल लेता तो इसमें 2 मोल्स हाइड्रोजन आइटम आता, लेकिन 2 मोल्स H2SO4 है तो 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आइटम। मोल्स 4 है तो इसको Na से मल्टीप्लाई कर दो, कन्वर्ट होगी नंबर ऑफ आइटम्स में। समझ में आ रहा नहीं ये चीज़ कैसे हो रहा है यार, देख ले यार, फिर से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मिटा दिया था। नंबर ऑफ आइटम्स निकालना तो N into Na, बस ये चीज़। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आइटम, सल्फर का नंबर ऑफ आइटम्स बता दो यार कितना हो जाएगा। 2 मोल्स में 2 मोल सल्फर आइटम होंगे और 2 मोल्स का मतलब 2 into Na नंबर ऑफ आइटम्स में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से ऑक्सीजन का नंबर ऑफ आइटम्स बताना है, 4 to the 8, नंबर ऑफ मोल्स 8 है, उसको Na से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया ये भी। कितना सिंपल हो गया ना। अब यार इससे और क्या आसान हो सकता है तुम लोगों के लिए, बता। कितना आसानी से यार सब बनता जा रहा है सवाल, दिमाग लगाना ही नहीं पड़ रहा है। नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितना, 10, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो, उसको Na से मल्टीप्लाई करो, हो गया कार्बन का नंबर ऑफ आइटम्स। फिर हाइड्रोजन का नंबर ऑफ आइटम्स बताया यार कितना हो जाएगा, 10 into 4 40 को क्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, Na से। आ गया नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 40 into Na, हो गया यार क्वेश्चन सॉल्व। देख रहे हो किस तरह से यूं ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है अपना। तो चलिए यार, इस तरह से नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ मोल्स यदि पूछा जाए किसी मॉलिक्यूल में कि उस मॉलिक्यूल में उसके कितने आइटम्स प्रेजेंट होंगे, तो ये सब चीज़ यार आप लोग निकाल सकते हो, बहुत ही आसान हो चुका है। ठीक, तो अब इसी में और भी किस किस तरह के वैरायटीज के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यार, उस चीज़ को मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन। अब यार यहाँ पे देख क्या कैलकुलेट करने को कहा गया, मास ऑफ ईच एलिमेंट। सबसे पहले जो मैंने सवाल किया था उसमें आपको कैलकुलेट करता मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट, मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। सेकंड टाइप का जो मैंने क्वेश्चन किया उसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, और थर्ड जो क्वेश्चन है मास ऑफ ईच एलिमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक, देखिए सब एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है ना। कुछ भी इसमें नया हम नहीं करने जा रहे, जो ऑलरेडी पहले पढ़े हुए जो फॉर्मूला में अप्लाई किए हुए उसी को यहाँ अप्लाई करना है, कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है। तो चल यार अगेन यार खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि यार बिल्कुल नया नहीं है, खुद से सॉल्व कर सकते हो तुम लोग। ठीक, तो देखो यार किस तरह से सॉल्व करते हैं, मैं बता देता हूँ यार जिनसे नहीं हो सकता। 10 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 10 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में हमें बताना क्या है, कैल्शियम के कितने मास, कार्बन और ऑक्सीजन, 3 ही एलिमेंट है ना। पहले तो एलिमेंट पहचान ले, कौन कौन सा एलिमेंट है, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो बताना कि कैल्शियम का कितना मास होगा। यदि मैं इसका 10 मोल्स ले लूँ, कैल्शियम कार्बोनेट का यदि मैं 10 मोल्स ले लूँ तो कैल्शियम का कितना मास होगा, कार्बन का कितना मास होगा और ऑक्सीजन का कितना मास होगा, ये बताना है हमें। तो सबसे पहला काम यार जो मैं हमेशा बताते आया हूँ क्या, कि सबसे पहला काम तो आप फॉर्मूला लिख डालो, आपको जो कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है बता, क्या कैलकुलेट करना है, मास ना। तो मास कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, N = W/m है, मतलब W = क्या हो जाएगा, N × M। मतलब ये कि यदि हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाए, M का वैल्यू पता चल जाए तो हम W बता देंगे, मास बता देंगे। मतलब अगेन यार इस सवाल में भी क्या करना, आपको मोल्स कैलकुलेट करना। मोल्स पता चल जाए तो यार सब कुछ पता चल जाएगा। तो इसमें देखो यार 3 आइटम्स है, कैल्शियम है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो पहले हम लोग वेट ऑफ कैल्शियम निकालते हैं। देखिए डायरेक्ट में निकालूंगा, ध्यान से देखना यार इसलिए इधर वेट ऑफ कैल्शियम के लिए हमें क्या चाहिए, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास। अब एक सवाल मेरा तुम लोगों से है कि वेट निकालना है, किसका निकालना है वेट, कैल्शियम का। यदि मुझे कैल्शियम, एक मैं यहीं पे लिख देता हूँ N × M, यदि मुझे कैल्शियम का वेट निकालना, मास निकालना, तो मैं मोल्स किसका लूंगा, कैल्शियम कार्बोनेट का या ओनली कैल्शियम का, बता यार बता किसका लूंगा मैं, पूरा कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ मोल्स पुट करूंगा या ओनली कैल्शियम का। तो यार सिंपल, कैल्शियम का मैं मास निकाल रहा हूँ ना, हमें कैल्शियम से मतलब है ना, तो मोल्स भी किसका लूंगा, ओनली कैल्शियम का। अब यहाँ M जो है, M किसका पुट करूँ, कैल्शियम कार्बोनेट का या ओनली कैल्शियम एटम का। तो यार अगेन मैं कैल्शियम का वेट निकाल रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मास भी एटॉमिक मास पुट करूंगा किसका, कैल्शियम का, दैट्स इट। समझ में आ रहा है। तो इसलिए अब यार सवाल हो चुका बहुत ही आसान। कैसे, देख मोल्स ऑफ कैल्शियम, जल्दी बता दे यार कितने मोल्स होंगे कैल्शियम कार्बोनेट में, कैल्शियम का। तो 1 मोल यदि कैल्शियम कार्बोनेट का लिया होता तो कैल्शियम के कितने मोल होते, ओनली 1 मोल। 1 मोल में कैल्शियम का 1 मोल होते। 10 मोल्स में कैल्शियम का कितना मोल हो जाएगा, 10 मोल। तो यार 10 मोल यदि कैल्शियम का है, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम क्या होता है, याद है ना तुम लोग यार, पहले ही क्लास में तुम लोगों को याद करा दिया था, बोला था कि 20 तक हर बच्चे को एटॉमिक मास याद होना चाहिए।
यदि याद नहीं है तो जा यार पहले याद कर ले वो सब चीज़। 40 होता है एटॉमिक मास कैल्शियम का, तो 40 × 10 कितना हो गया 400। अब यार यूनिट क्या होगा, तो 10 मोल्स में, पता है ना यहाँ पे जो m होता है वो ग्राम में, समझ में आया, 400 ग्राम हो जाएगा। क्लियर है चीज़। यदि वेट ऑफ कैल्शियम आ गया तो बाकी आप लोग के लिए यार तुम लोग खुद से अब निकाल सकते हो। वेट ऑफ कार्बन पे आते हैं, तो कार्बन का पहले वेट के लिए हमें क्या चाहिए होगा, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। मोल्स कितना होगा कार्बन का, कैल्शियम कार्बन का, तो 1 मोल में 1 मोल कार्बन, 10 मोल्स में 10 मोल्स होगा। और m की जगह पे कितना 12, कार्बन का निकाल रहा हूँ ना मास, तो यहाँ पे कार्बन का मास पुट करूँ कितना आ गया 120। इसी तरह से लास्ट क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा n × n, n का वैल्यू कितना पुट करूँगा ऑक्सीजन। अब देखिए ऑक्सीजन के लिए मोल्स कितना हो जाएगा, तो 1 मोल में 3 मोल है, यदि 10 मोल ले लूँ तो कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ पे 30 × m का वैल्यू कितना हो जाएगा 16। देखिए एटॉमिक वेट पुट करना है, ठीक है ना। पता चला कुछ बच्चा क्या किया 16 × 3 48, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास रख दिया 48। देखिए ये सब अपना एक्सपीरियंस है, तुम लोग क्या क्या गलती करते हो ना मुझे पता है, ठीक है यार, इसलिए हर गलती को मैं पॉइंट आउट कर दे रहा कि यार तुम कहाँ गलती कर सकते हो, इसलिए यार वहाँ तुम लोग गलती से भी गलती नहीं करोगे, ठीक। तो यहाँ पे 16 ही पुट करूँ क्योंकि हम एटम की बात कर रहा हूँ, इसलिए आंसर कितना आ गया 480। ये सब के सब ग्राम में आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से यदि मैं 10 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट का ले लूँ तो 10 मोल्स में कैल्शियम का मास 400 ग्राम आएगा, कार्बन का मास 20 ग्राम आएगा 120, एंड ऑक्सीजन का मास 480 ग्राम आएगा। ये सवाल मैंने किया। दूसरा सवाल आपके लिए, आप खुद से करो क्योंकि मैं दूसरा सवाल बहुत ही तेज करने वाला हूँ, ठीक। चलिए यार देखते हैं तुम में से और हम में से कौन तेज करता है। चलिए तुम लोग एकदम स्टार्ट हो जाओ जल्दी से, 3 मिनट का समय आपको सॉल्व करना है इसको। इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, तो वीडियो पॉज करके 3 मिनट का समय देखना। वेट ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है, ठीक। वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो 1 मोल में हाइड्रोजन का कितना मोल्स है 2 मोल्स से दिख रहा है, लेकिन हम H2SO4 का कितना मोल लिए हुए 2 मोल्स लिए हुए, तो 2 मोल्स में हाइड्रोजन का कितना मोल हो गया 4 मोल, 2 × 2 4 मोल्स। अब 4 मोल्स को इसको हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे गलती मत करना एटॉमिक मास से, क्यों, क्योंकि हम हाइड्रोजन एटम का मास को कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर है ना ये चीज़, गलती से भी यहाँ गलती मत करना यार तुम लोग। तो 4 × 1 कितना हो गया 4 ग्राम, वेट ऑफ हाइड्रोजन आ गया। फिर इसी तरह से वेट ऑफ सल्फर निकालना है, तो अगेन मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। मोल्स कितना हो जाएगा यार सल्फर का, देखो तो 2 मोल्स में सल्फर का भी 2 मोल्स, m का सल्फर के लिए कितना 32, तो कितना आ गया यहाँ से 64 ग्राम। और लास्ट क्या वेट ऑफ ऑक्सीजन, तो अगेन ऑक्सीजन का 2 मोल्स H2SO4 में, ऑक्सीजन का कितना मोल्स हो जाएगा, तो 1 मोल यदि लिया होता तो ऑक्सीजन का कितना मोल आता 4 मोल, तो 2 मोल्स H2SO4 में ऑक्सीजन का कितना मोल्स हो जाएगा 8 मोल्स। यदि 8 मोल्स हो गया तो n के जगह पे 8 और यहाँ पे 16 ऐड कितना होता है, कितना होता है तो 128 ग्राम। तो इस तरह से हाइड्रोजन आइटम का क्या मास होगा, सल्फर आइटम का क्या मास होगा, ऑक्सीजन आइटम का क्या मास होगा, यदि मैं 2 मोल्स H2SO4 ले लूँ तो वो मैं कैलकुलेट कर सकता। समझ में आ रहा है अब आपको सवाल, किस तरह से सवाल को सॉल्व करना है इस तरह क्वेश्चन को। हाँ यदि आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो यार और कुछ मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, खुद से यार आगे कोशिश करना कि सॉल्व करें। तो चलो यार मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है ना। उम्मीद है यार ये सवाल तुम लोग से यार बन गया होगा, ठीक। तो धीरे धीरे यार देखो जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना उतना इंटरेस्ट डेवलप होगा, इसलिए यार क्वेश्चन से भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग जितना भागोगे उतना तुम लोग को पकड़ कर लाऊंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यार देख क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन 90 ग्राम H2O। वाटर का कितना मास दिया है 90 ग्राम। 90 ग्राम H2O में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, तो पहले पहचान ले यार H2O में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और आपको क्या बताना है कि यदि मैं अब देखिए सवाल को थोड़ा इमेजिन करना, फील करना यार, एक्चुअली आप लोग कैलकुलेट क्या कर रहे हो। 90 ग्राम H2O है, मतलब एक गिलास मान ले, उस गिलास में 90 ग्राम वाटर है, और उस 90 ग्राम वाटर में आपको बताना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। मतलब उस 90 ग्राम वाटर में कितना हाइड्रोजन का आइटम परसेंट होगा, कितना ऑक्सीजन का आइटम परसेंट होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। सोच ले यार, मतलब 90 ग्राम वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स तो दिख नहीं रहे तुमको, लेकिन तुम्हें कैलकुलेट क्या करने को कहा जा रहा है, हाइड्रोजन का कितना एटम्स होगा, ऑक्सीजन का कितना एटम होगा। दिख कुछ नहीं रहा, लेकिन यार साइंस का ये कमाल है कि तुम लोग कैलकुलेट कर पा रहे हो इस चीज़ को, ठीक है। एक तरह से क्या है, जादू है, जादू।
ठीक, इसलिए यार साइंस जादू से भी बढ़कर है बोलते हैं। तो अब बात आती है यार कैसे कैलकुलेट करें, तो हम नहीं करेंगे, वीडियो पॉज करके तुम लोगों को खुद से करना है। ठीक, चलो देखो यार, आप 90 ग्राम H2O, हमें नंबर ऑफ आइटम्स कैलकुलेट करना है ऑफ ईच एलिमेंट। तो यार सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम हर क्वेश्चन में मैं बोल रहा हूँ आज, क्या सबसे पहले जो निकालना है उसका फार्मूला लिख डालो। चलिए यार लिख लेते हैं फार्मूला, नंबर ऑफ आइटम्स। तो नंबर ऑफ आइटम्स क्या है, तो P/N = N। नंबर ऑफ आइटम्स निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास है ना, P/NA। मतलब ये है कि यदि हमें नंबर ऑफ मोल्स का पता चल जाए तो हम P बता सकते हैं बहुत ही आसानी से। P = क्या हो जाएगा, मोल्स × N। लेकिन यार यहाँ पे ध्यान देना, हमें जो नंबर और निकालना है ना, नंबर ऑफ क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे जो मोल्स है ना, ये मोल्स हमें किसका पता होना चाहिए बता यार, हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना है ना, तो मोल्स भी हमें एटम्स का पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम H2O के 90 ग्राम में मोल्स निकाले H2O का और H2O के मोल्स को यहाँ पुट कर दिया ना, यहाँ पे एटम्स का हम यदि नंबर ऑफ एटम्स निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मोल्स भी एटम का पुट करना पड़ेगा। बस यार इसी चीज को ध्यान में रखना, उसके बाद क्या सवाल हो गया। तो चल यार अब बात आती है कि मान लो यार मुझे हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, तो नंबर ऑफ यदि हाइड्रोजन एटम्स निकालना है तो मोल्स भी हाइड्रोजन एटम का रखना पड़ेगा। और Na का तो जानते हैं यार, कोई माँ बाप ने, उसका वैल्यू फिक्स है 6.022 × 10⁻23। हाँ, तो अब बात आती है यार हम हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करें। बस हाइड्रोजन आइटम का मोल्स निकालना है, कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहले 90 ग्राम H2O दिया है, यदि 90 ग्राम H2O दिया है तो बता यार मोल्स ऑफ वाटर नहीं बताया जा सकता, बताया जा सकता कि नहीं बताया जा सकता, बोल बोल, बताया जा सकता है ना। कैसे, 90/18 दैट इज 5, आ गया ना 5। अब यार H2O का यदि 5 मोल्स है तो हाइड्रोजन का कितना मोल्स होगा, कितना मोल्स हो जाएगा, 10 मोल्स। सो सिंपल, लिख दे रहा हूं यार मैं, 5 मोल्स H2O में हाइड्रोजन का कितना मोल्स हो जाएगा, 10 मोल्स हाइड्रोजन एंड 5 मोल्स ऑक्सीजन। देख रहे हो कितना आसान हो गया। अब यार हाइड्रोजन का भी नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया, ऑक्सीजन का भी नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया, पता चल गया यार, पुट करो आंसर लाओ। सोचना क्या है, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आइटम कितना है, कितना है यार 10। और अब ये यार मैं Na को Na ही रहने देता, ठीक है ना। ये pH का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। और एक्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो Na को पुट कर दो, कितना पुट करेगा, 6 × 10⁻23। मैं पुट कर ही दे रहा हूँ। तो ये हो गया 6 × 10⁻24 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह से क्या कैलकुलेट करना, ऑक्सीजन का भी तो नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है। कोई बात नहीं यार, कर देते कैलकुलेट। मोल्स कितना है ऑक्सीजन आइटम का, यदि 5 मोल्स H2O है तो 5 मोल्स ही रहेगा ऑक्सीजन का। Na का वैल्यू Na, एक्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो यार पुट कर दो 6 × 10⁻23। कितना हो गया, 30 × 10⁻23। मतलब इससे मैं 30 × 10⁻24 भी बोल सकता हूँ। समझ में आया। तो इस तरह से हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है, 6 × 10⁻24। हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है, 3 × 10⁻24। पता चल गया ना, मतलब समझ रहे हो। जो 90 ग्राम हम सैंपल लिए थे ना वाटर में, उसमें हाइड्रोजन के कितने आइटम है, ऑक्सीजन के कितने आइटम है, बता सकते हो। देखिए 6 × 10⁻24, इसलिए गिनती करने का सोचना मत, बस ठीक है ना। सब कुछ दिमाग में, बस इमेजिन कर सकते हो, गिनती नहीं कर सकते हो। ठीक, तो इस तरह से हम लोग ये कैलकुलेट करना सीख गए कि 90 ग्राम वाटर यदि लिए तो उसमें कितने हाइड्रोजन के आइटम्स होंगे, कितने ऑक्सीजन के आइटम्स होंगे। यार ये सब सीख लिए। तो चलिए यार 1-2 क्वेश्चन और इस पे कर लेते हैं, जिससे कि यार ये टॉपिक अपना पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक, तो इसे मैं मिटा देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट सवाल है, मैं सवाल पहले पढ़ देता हूँ, उसके बाद आगे कंटिन्यू करूँगा। सुन ले यार सवाल तुम लोग। कैलकुलेट द नंबर एंड मास ऑफ आइटम ऑफ इच एलिमेंट। देख 2 चीज कैलकुलेट करना, फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना, नंबर, सेकंड क्या कैलकुलेट करना, मास ऑफ इच आइटम। ठीक है, तो नंबर ऑफ आइटम्स भी बताना है, मास ऑफ आइटम भी बताना है। प्रेजेंट इन 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास दिया, 200 ग्राम। बताना क्या क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स इच आइटम और मास ऑफ इच आइटम, ये 2 चीज आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला काम यार 200 कैल्शियम कार्बोनेट है ना, सबसे पहला काम क्या होगा, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना प्रेजेंट है, 200 ग्राम है यार, ये बता दो। तो 200 ग्राम मास दिया है कैल्शियम कार्बोनेट का, मोल्स नहीं बता सकते क्या, बता सकते हो ना, बता यार क्या हो जाएगा, 200 अपॉन में कितना 100, दैट इज कितना 2, ठीक है ना, 2 मोल्स। कैल्शियम कार्बोनेट का मोल्स हमें पता चल गया, और एक बार मोल्स पता चल गया ना, उसके बाद कुछ भी बोल दिया जाए आप लोग कैलकुलेट कर लोगे। कैसे, पहले मैं नंबर ऑफ एटम्स बता देता हूँ, ठीक है ना, ध्यान से देखना है। मोल्स ऑफ कैल्शियम
पहले नंबर ऑफ कैल्शियम आइटम बता दे यार। पी का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम कार्बोनेट का 2 मोल है, 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम के कितने मोल होंगे? 2 मोल ही होंगे, क्योंकि 1 मोल में 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम आइटम है। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम के 1 मोल है, तो 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का है, तो कैल्शियम का भी कितना मोल? 2 मोल। और ये 2 मोल से तो इसको Na से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ कैल्शियम आइटम पता चल जाएगा। अब यार ये कैसे आया देख ले यार। मान लो तुम लोग अभी जस्ट मैंने बताया था, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। यानी नंबर ऑफ आइटम्स निकाला तो मोल्स को Na से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। क्लियर है चीज? तो n इंटू Na। अब एक्सेट वैल्यू चाहिए तो Na को पुट कर दो 6 इंटू 10⁻23, एक्सेट वैल्यू आ जाएगा। कैल्शियम का कार्बन का नंबर ऑफ मोल आइटम्स कितना हो जाएगा कार्बन का? तो 1 मोल में कार्बन का 1 मोल, तो 2 मोल में अगेन 2 मोल हो जाएगा कार्बन आइटम्स का। सो सिंपल। ऑक्सीजन का कितना मोल्स हो जाएगा बताया? तो 1 मोल में 3 है। कैल्शियम कार्बोनेट का तो 2 मोल है, तो यदि कैल्शियम कार्बोनेट का 2 मोल ले लिया जाए तो ऑक्सीजन का कितना मोल हो जाएगा? 6 मोल। 1 मोल में 3 ही मोल था ना, तो 2 मोल यदि इसका ले लिया जाए तो 6 मोल। और 6 मोल का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स कितना हो गया? 6 इंटू Na। तो ये तो हो गया कैल्शियम कार्बोनेट ऑक्सीजन का नंबर ऑफ आइटम्स। यदि मैं 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लूँ तो मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब क्या? चौक ही तो होता है यार कैल्शियम कार्बोनेट। मान लिया मैं चौक का 200 ग्राम ले लूँ, तो इस 200 ग्राम में कैल्शियम के कितने आइटम्स, कार्बन के कितने आइटम्स, ऑक्सीजन के कितने आइटम, वो मैं कैलकुलेट किया एक्चुअली। अब एक्सेक्ट वैल्यू चाहिए तो पुट कर लो Na का वैल्यू, पता चल जाएगा यार क्या होता है। समझ में आ रहा है? चल यार, तो इस तरह से यार नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑक्सीजन आइटम को पता चल गया। अब इसके बाद हमें क्या निकालना था? मास ऑफ कैल्शियम, मास ऑफ कार्बोनेट, मास ऑफ ऑक्सीजन। तुम लोग यार आप खुद से ना बता दोगे। मास निकालने के लिए क्या चाहिए होगा? देख लो यार, यहाँ पे मैं फिर से n इक्वल टू क्या हो जाएगा? W बाय, यानी W इक्वल टू क्या हो जाएगा? मतलब मोल्स को उसके एटम के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दो, पता चल जाएगा मास ऑफ कैल्शियम। मास ऑफ कैल्शियम कितना? मोल्स ऑफ कैल्शियम कितना है? मोल्स ऑफ कैल्शियम तो अभी देखिए मोल्स निकाले थे ना कैल्शियम का 2 मोल्स। फिर से देख ले, कैल्शियम कार्बोनेट का 2 मोल्स है, 2 मोल्स में कैल्शियम का कितना मोल्स होगा? 2 मोल्स। इनटू एटॉमिक मास ऑफ, बताए थे यार हम मास किसका कैलकुलेट करें? कैल्शियम का। यदि कैल्शियम का मास कैलकुलेट करें तो एटॉमिक मास कैल्शियम का रखना पड़ेगा। पता चला यहाँ पे m के जगह पे पूरा 100 पुट कर दिया, कैल्शियम कार्बोनेट का मास पुट कर दिया, तो यार ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। हम मास कैल्शियम का निकाल रहे थे, यहाँ पे एटॉमिक मास भी कैल्शियम का रखना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया? 80 ग्राम। कार्बन का तो 2 मोल्स में कार्बन का कितना मोल होगा? 2 मोल। और एटॉमिक मास कितना? 24 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना मोल्स हो जाएगा? 6। 2 मोल में ऑक्सीजन के 6 मोल, और एक एटम का मास 16, तो कितना आ गया? 16 इंटू 6 96। मतलब यदि 200 ग्राम में कैल्शियम कार्बोनेट का लूँ तो 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम के 80 ग्राम होंगे, कार्बन का 24 ग्राम और ऑक्सीजन का 96 ग्राम होगा। समझ में आ रहा है? और देख भी सकते हो, और इसको ऐड करके देखो तो यार 80 ग्राम कैल्शियम आ रहा है, 24 ग्राम कार्बन आया, ऑक्सीजन का 96, ये जोड़कर 200 आना चाहिए ना। 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन आइटम का मैं मास ऐड करूँ तो 200 आना चाहिए। चल क्या चेक कर लेते यार आ रहा है कि नहीं। तो 6 4 10 0 0 1 बचा, 9 1 10 2 12 12 और 8 20 आ गया ना। बस तो यार अब तो तुम लोग इस तरह क्वेश्चन में यार महारत हासिल कर लियोगे उम्मीद है। मैं सीट में इस तरह क्वेश्चन दूंगा, तुम लोगों को क्या करना? सॉल्व करना है। तो मैं 2 क्वेश्चन और, ठीक है ना, लास्ट 2 क्वेश्चन मैं इस टॉपिक पे करवा रहा हूँ, उसके बाद यार ये टॉपिक अपना देखिए यार यहाँ पे 2 सवाल लिखा हुआ है, ठीक है ना। 2 सवाल है, दोनों को आपको आप 3-3 मिनट दोनों क्वेश्चन के लिए समय लो, ठीक है ना। अभी स्टार्टिंग में आप 5-5 मिनट 10 मिनट आपको समय देते हैं, ये 10 मिनट में दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो आप जल्दी से। सवाल एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग सुन लो पहले। द नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम NH3 इज अप्रॉक्सीमेटली, मतलब नंबर ऑफ एटम्स बताना इन 4.25 ग्राम NH3 का 4.25 ग्राम है, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, नंबर ऑफ एटम्स पूछा गया, ठीक है। पहले खुद से सॉल्व करो, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा क्या गलती कर सकते हो तुम लोग। हाँ, नेक्स्ट सवाल क्या है? द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ अ ट्राइएटॉमिक गैसेस। दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दोनों में दिया है, आपको खुद से बताना कौन सा आंसर सही होगा। चल अब हम स्टार्ट करते हैं सवाल को। द नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम NH3 इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स लिखा गया है, नंबर ऑफ एटम्स का मतलब क्या? 4.25 ग्राम NH3 है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे। सवाल में ये नहीं बोला गया कि नाइट्रोजन में कितने एटम्स होंगे या हाइड्रोजन में कितने एटम्स होंगे, बस सवाल में बोला गया नंबर ऑफ एटम्स। मतलब क्या समझेंगे यार इसका मतलब? टोटल नंबर ऑफ एटम्स समझना अपने आप को, मतलब 4.25 ग्राम NH3 में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने, बस ये है सवाल। कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैसे करेंगे? 4.25 ग्राम NH3 है ना,
तो 4.25 ग्राम NH3 में पहले बताया एक मॉलिक्यूल, एक मोल NH3 का होता है। तो मेरे को बताया यदि एक मोल मैं NH3 का ले लूँ, एक मोल NH3 का ले लूँ तो यहाँ पे कितने मोल्स एटम हो, टोटल मोल्स ऑफ एटम कितना परसेंट होगा? मैं बोल सकता हूँ 4 मोल्स हो जाएगा, 4 मोल्स ऑफ एटम्स। नाइट्रोजन का 1 मोल, हाइड्रोजन का 3 मोल, तो टोटल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, टोटल मोल्स ऑफ एटम कितना आ गया? 4 मोल्स। NH3 का 1 मोल लूँ तो टोटल मोल्स कितना आता है? 4 मोल्स। तो हमें बताना है 4.25 ग्राम NH3 में कितना मोल्स एटम प्रेजेंट, मोल्स नहीं कितना एटम्स प्रेजेंट होगा। मोल्स पता चल जाएगा तो नंबर ऑफ एटम्स भी तो पता चल जाएगा। कैसे? N = P अपॉन Na। यदि हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया तो नंबर ऑफ एटम्स भी पता चल जाएगा। समझ गए? तो अब बात आती है यार NH3 का नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें? तो यार ये तो बच्चा जानता है, कैसे निकालेंगे यार? 4.25 ग्राम और बाय में क्या है? NH3 का मास कितना दिया है, मतलब मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 14 और 3 17। अब क्या देख ले यार, अब तो कुछ रहा ही नहीं। 0.17 दूनी 34, 885, 17 85, तो 0.25 मोल्स आ गया। NH3 का कितना मोल्स आ गया? 0.25। अब खुद से बता दिया यदि मोल्स ऑफ NH3 0.25 मोल्स है तो टोटल मोल्स ऑफ एटम कितना हो जाएगा? तो 1 मोल में 4 मोल्स है तो 0. देखिए यहाँ पे मैं बच्चों की तरह लिख रहा, 1 मोल NH3 लेते हैं तो टोटल मोल्स कितना आ जाता है? 4 मोल्स एटम्स आ जाता है। तो यदि मैं 1 मोल की जगह पे NH3 का 0.25 मोल्स लूँ तो कितना मोल्स आ जाएगा? तो 4 × 0.25, 4 × 0.25 दैट इज 1 मोल ऑफ एटम्स प्रेजेंट होगा। खत्म हो गया कहानी। यहाँ पे आंसर क्या हो गया यार? अच्छा 1 मोल आया। 1 मोल को यदि मैं नंबर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो इतना एटम, 6 × 10⁻23 एटम। अब देखिए ये सवाल को मैंने इस तरह से बनाया। कुछ बच्चे क्या करेंगे बता दे रहे हो यार अपना एक्सपीरियंस से, नंबर ऑफ एटम्स बोला गया ना, तो पहली बात तो यार हो सकता है कुछ बच्चे नाइट्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स निकाल के छोड़ दे, हाइड्रोजन का निकाल के छोड़ दे। तो ऐसा तो नहीं करना है, आपको टोटल निकालना, मतलब नंबर नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन का जोड़ कर बताना है, सम अप करके बताना है टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा। ठीक, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे क्यों होंगे, पहले नाइट्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स अलग से निकालेंगे, फिर हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स अलग से निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। मेथड बिल्कुल सही है, लेकिन अगेन थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा। ठीक, तो जैसे ही बनाया अभी स्टार्टिंग में बस सवाल बन जाना है, उसके बाद डेली मतलब प्रैक्टिस के साथ है ना आपका भी दिमाग चलने लगेगा इस रफ्तार से। ठीक है ना, तो अभी आपसे बन जा रहा वही बहुत बड़ी बात है। यदि बना दिए तो यार शाबाश। ठीक, मेरे तरफ से यार उन बच्चों को शाबाशी। अब मान लिया जो बच्चे अलग से नाइट्रोजन को कैलकुलेट किए, हाइड्रोजन को कैलकुलेट किए, वो आंसर लाए, तो मैं भी उस तरह से एक बार बना देता हूँ। ठीक, ताकि यार आप भी अपने अंदर मतलब कॉन्फिडेंट हो जाओ। ठीक, तो एक मेथड तो ये हो गया, इसको तो मिटा देता मैं। ठीक, और आपके मेथड से हो सकता है मोस्टली जो बच्चे करते हैं उस मेथड से मैं बता देता हूँ एक बार। देख यार ध्यान से देखना, यदि मैं मोल्स ऑफ NH3 बताऊँ तो मोल्स ऑफ NH3 तो यार 4.25 अपॉन में 17, ये आ जाता है 0.25 मोल्स। ठीक, ये तो यार सबका सेम ही आएगा। अब यहाँ से मैं नंबर ऑफ मोल्स यदि पता चल गया तो इसमें नंबर ऑफ नाइट्रोजन के एटम्स मैं बता नहीं सकता। यदि 0.25 मोल्स NH3 का है तो नाइट्रोजन का कितना मोल्स होगा, वो भी 0.25 हो जाएगा। क्यों? 1 मोल में नाइट्रोजन का 1 मोल, तो 0.25 मोल में नाइट्रोजन का 0.25 मोल, और इनटू Na कर दो तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन पता चल गया। समझ में आया? और इसी तरह से यदि हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स की बात करूं तो पहले तो ये बता हाइड्रोजन का कितना मोल्स होगा। तो 1 मोल में हाइड्रोजन का 3 मोल्स है, तो 0.25 मोल में इसका कितना मोल्स हो जाएगा हाइड्रोजन का? 0.75। यार अब इतना तो मैं बच्चों की तरह नहीं बताऊंगा तुम लोगों को कैसे आया 0.75, वो भी मैं समझा दे रहा हूँ। इनटू इसको Na से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया। तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन आइटम्स इतना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम हमें पूछा गया नंबर ऑफ आइटम्स इन, मतलब क्या टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स में क्या बोलूँगा यार, सिंपली जोड़ दो। अब क्या 0.25 प्लस 0.75 कितना हो गया? Na आइटम्स, और Na आइटम्स का मतलब आंसर क्या हो गया? D, 6 × 10⁻23। तो उम्मीद है यार तुम लोग मोस्टली सवाल मतलब सॉल्व कर ही दियोगे सही से। तो चलिए आज इनका ये सवाल हो गया, अब नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। मैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे अब आता हूँ। इधर लास्ट सवाल है ये अपना आज का, बहुत ईजी सवाल है। क्या है सवाल को देखो, द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैसेस। गैस कैसा है? ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक का मतलब क्या है? A3X3 जो बोलना चाहते हो बोल सकते हो, मतलब एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, यही मतलब है।
ट्राइएटॉमिक का मतलब एक मॉलिक्यूल में 3 आइटम्स होगा उसका। अब नंबर ऑफ आइटम्स बताना है 0.1 मोल। तो देख यार, यदि मैं मान ले यार वो मैं एटम जो भी एलिमेंट दिया है ना वो एक्स टाइप का कोई एलिमेंट है और उसका जो फार्मूला होगा वो x3 होगा, क्यों? ट्राइएटॉमिक है इसलिए। तो यदि 1 मोल यदि मैं x3 का ले लूँ तो इसमें कितने मोल्स एटम होंगे? 3 मोल्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। ये तो क्लियर है ना। 1 मोल यदि x3 ले लो तो 3 मोल्स होंगे उसका। अब बात आती है 0.1 मोल यदि मैं ले लूँ तो उसका कितने मोल्स होंगे? तो 0.1 मोल यदि इसका ले लूँ तो 0.1 मोल x3 में कितना मोल हो जाएगा? 3 × 0.1 दैट इज 0.3 मोल ऑफ एटम्स। ठीक, अब 0.3 मोल्स ऑफ एटम आ गया और हमें बताना क्या था? नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम, तो 0.3 मोल को नंबर ऑफ एटम में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं ना, कर दे यार। तो 0.3 को नंबर ऑफ एटम से कन्वर्ट करना तो क्या करना पड़ेगा? Na से मल्टीप्लाई, और Na का वैल्यू कितना होता है? 0.3 × 6 × 10⁻23 कितना आ गया? 6×18 दैट इज 1.8 × 10⁻23 एटम्स। हो गया यार, सवाल सॉल्व। बस यही करना था इसमें। अब ऑप्शन देख रहे यार कौन सा सही हो जाएगा। 1.8 × 10⁻23 कौन सा आ रहा है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट। आ गया था तुम लोग को? बन गया था ना? चल, बहुत अच्छी बात। तो ट्राइएटॉमिक गैस का मतलब बस समझना था यार इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। ट्राइएटॉमिक का मतलब ये भी हो सकता है CO2 भी क्या है? ट्राइएटॉमिक है। मतलब बस एक मॉलिक्यूल में 3 आइटम प्रेजेंट होंगे, बस इससे मतलब है हमें। वो हो सकता है O3, ये भी क्या है? ट्राइएटॉमिक गैस है। ओजोन, CO2 भी एक ट्राइएटॉमिक गैस है। मतलब एक मॉलिक्यूल में 3 आइटम, तो 1 मोल में 3 मोल होंगे आइटम का, तो 0.1 मोल में 0.3 मोल हो जाएंगे। 0.3 मोल का मतलब कितना आइटम से? इतना आइटम, खत्म। ठीक, तो इस तरह से हो गया हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट। इसके बाद क्या, आप लोग को मैं एक शीट दे दूंगा। ठीक, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, और उसके बाद बस जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया वो मैं फिर करवा दूंगा इस पे बेस्ड। और इसके बाद जो हम लोग सीखेंगे ना वो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मतलब जैसे अभी मैंने एग्जांपल के लिए बताया था कि हमारे पास यदि 90 ग्राम वाटर है तो उस 90 ग्राम वाटर में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 90 ग्राम वाटर में नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम कितने प्रेजेंट होंगे? इसी तरह से हम लोग 90 ग्राम वाटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होगा, ये सब चीज़ भी सीखेंगे कैलकुलेट करना। सोचो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दिख नहीं रहा लेकिन हम लोग उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक, तो यही सब चीज़ अपने को नेक्स्ट क्लास में सीखना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के साथ हम लोग खेलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो रेडी हो जाओ, लेकिन उसके लिए पहले अपने आप को यहाँ तक प्रिपेयर कर लो। ठीक, तैयार कर लो, तब तो आगे मज़ा भी आएगा। ठीक, तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है तो अब इजाज़त चाहता हूँ आप लोगों से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स एंड